कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर रियोटा से, जो कि एक टीम बेस्ड फाइटिंग गेम को लगातार खेलता रहता और फिर आगे चल के रियोटा का रैंक बढ़ जाता है। वो पूरी दुनिया में 10वें नंबर पे आ जाता है। लेकिन यहाँ पे रियोटा नहीं रुकता, क्योंकि रियोटा का ऐसा लगता है कि वो जापान का सबसे नंबर 1 प्लेयर बन चुका है। अब उसे पूरी दुनिया में नंबर 1 प्लेयर बनना है। और जो गेम रियोटा दिन भर खेलता रहता है वो पूरी दुनिया में फेमस है, क्योंकि इस गेम के अंदर प्लेयर्स को किसी भी तरीके का गन नहीं दिया जाता, बल्कि उनके हाथ में होता है बम। और इन्हीं बम की मदद से उन्हें अपने अपोनेंट की टीम को खत्म करना होगा। और ये गेम इसलिए इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि इस गेम के अंदर लगातार आपको दिमाग लगाना होता है कि आप बम की मदद से अपने अपोनेंट को कैसे मारेंगे। लेकिन इस गेम को खेलते खेलते रियोटा ये बात भूल जाता है कि वो 22 साल का हो गया है और वो अब तक नल्ला है। लेकिन यहाँ पे रियोटा को इस बात की फिक्र नहीं होती, क्योंकि वो गेम के अंदर दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेयर है। और यहाँ तक कि गेम के अंदर रियोटा की एक गर्लफ्रेंड भी होती है। और यही कारण है कि रियोटा गेम के अंदर रहना चाहता है। लेकिन अचानक से रियोटा बेहोश हो जाता है, और जब रियोटा की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाता है, एक पेड़ पे लटका हुआ। वो देखता है कि उसके कंधों पे पैराशूट है, और रियोटा को समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पे कैसे आ गया। फिर अपने आप को पैराशूट से अलग करने के बाद रियोटा जब नीचे आता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पे खून लगा हुआ है। फिर उसके बाद वो तुरंत ही फोन का इस्तेमाल करने वाला था ताकि यहाँ से बाहर निकल सके, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं है। लेकिन सबसे अजीब चीज ये होती है कि रियोटा के हाथ पे ग्रीन कलर का स्टोन होता है, जो कि उसके हाथ के अंदर फिट कर दिया गया होता है। और यहाँ पे रियोटा को समझ में नहीं आता कि किसने किया। रियोटा उस स्टोन को निकालने की कोशिश भी करता है और लगातार अपना हाथ दबाता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो उसको कोई दर्द महसूस होता है और ना ही वो स्टोन को निकाल पाता है। तभी रियोटा का ध्यान 2 बैग पे जाता है, जो कि उसके पीछे रखे हुए थे, जिसमें से सबसे छोटे वाले बैग को तो रियोटा नहीं खोलता, लेकिन बड़े वाले बैग को रियोटा खोल के देखता है। इसके अंदर खाने पीने का सामान रखा हुआ था। और फिर थोड़ा सा खा लेने के बाद और पानी पी लेने के बाद रियोटा सोचता है कि वो जंगल में इधर उधर घूमेगा, ताकि उसे पता चले कि वो कहाँ पे है। लेकिन जब रियोटा जंगल में इधर उधर घूमने लगता है तो उसे काफी सारे कीड़े मिलते हैं, जिन्हें देखने के बाद रियोटा डर जाता है और भागते भागते जंगल से बाहर निकल आता है। और फिर वो बाहर आने के बाद ये देखता है कि उसके सामने बस समुद्र है। और फिर यहाँ पे रियोटा को याद आता है कि आखिरी दिन उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो होता यूँ है कि उस दिन जब रियोटा घर पे वापस आता है तो उसकी माँ उससे बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक जॉब ढूंढी है। लेकिन यहाँ पे रियोटा अपनी माँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मेरे को वो जॉब नहीं करनी। इसके बाद रियोटा फिर एक दुकान में जाता है कुछ सामान लेने के लिए, और जब वो सामान लेके निकलता है तो उसके सामने 2 आदमी आ जाते हैं, जिन्हें रियोटा नहीं जानता था। और फिर रियोटा को बस इतना याद होता है कि उसके बाद वो इस जंगल में पहुंच गया। और इन्हीं बातों को सोचते हुए शाम हो जाती है। फिर रियोटा अपना सारा खाना भी खा लेता है और पानी भी पी लेता है। और अब रियोटा ये सोच रहा होता है कि वो कल क्या करेगा। तभी इसका ध्यान जाता है छोटे वाले बैग पे, और यहाँ पे रियोटा सोच रहा होता है कि उसे ये बैग खोलना चाहिए। वो बैग खोल के देखता है तो उसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे बम होते हैं, जिनके बारे में अभी रियोटा को नहीं पता। और जैसे ही रियोटा उनमें से एक बम को उठा करके उसको एक्टिवेट करता है, उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। और इससे पहले कि इस बम का काउंटडाउन खत्म होता, रियोटा उसको दूर फेंक देता है और तुरंत ही वो बम ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद रियोटा सोच रहा होता है कि उसके छोटे से बैग में इतने सारे बम क्या कर रहे हैं। लेकिन अभी के लिए रियोटा इन चीजों को इग्नोर कर देता है और ये सोच रहा होता है कि उसे इस आइलैंड से बाहर कैसे निकलना है। और तभी रियोटा का ध्यान एक आदमी पे जाता है। रियोटा उसको तुरंत ही आवाज लगाने लगता है और ये सोचता है कि अब उसकी जान बच जाएगी। लेकिन ये आदमी रियोटा को देखते ही तुरंत ही उसकी तरफ बम फेंक देता है। अब यहाँ पे रियोटा बच तो जाता है, लेकिन रियोटा को एक बात याद आती है। वो सोचने लगता है कि गेम में भी इसी तरीके से मैं अपोनेंट को मारने के लिए बम का इस्तेमाल करता था। लेकिन अभी के लिए रियोटा अपना बैग उठाता है और यहाँ से भागने लगता है। रियोटा छुपने की कोशिश कर रहा था ताकि उस आदमी से अपनी जान बचा सके, लेकिन ये आदमी रियोटा का पीछा करना नहीं छोड़ता और लगातार रियोटा की तरफ बम फेंक रहा होता है। और यहाँ पे रियोटा समझ जाता है कि उसे लड़ना होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। और तभी रियोटा अपने बैग में से बम निकालता है और तुरंत ही उस आदमी की तरफ फेंक देता है, लेकिन वो बम फटता ही नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियोटा ने उस बम को एक्टिवेट नहीं किया। लेकिन इसके बाद जब रियोटा दूसरा बम फेंकता है तो उसको एक्टिवेट करके फेंकता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो बम नहीं फटता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रियोटा ने उस बम को गलत तरीके से एक्टिवेट किया और कहीं और फेंक दिया। अब ये आदमी समझ जाता है कि रियोटा को बम का इस्तेमाल करना नहीं आता, और ये आदमी तुरंत ही रियोटा के पास आने की कोशिश करता है ताकि उसकी जान ले सके। लेकिन यहाँ पे रियोटा पहले ही छुप जाता है, और जैसे ही आदमी रियोटा को ढूंढते हुए उसके पास आता है, तुरंत ही रियोटा उसके पीछे से निकलता है। और यहाँ पे रियोटा फिर धमकी देता है कि मैं बम तुम्हारी तरफ फेंक दूंगा अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और ऊपर से हमें बम क्यों दिए गए हैं। इन सवालों को सुनने के बाद ये आदमी हंसने लगता है और बोलता है कि तुम्हारी मेमोरी को मिटा दिया गया है, और अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो तो हो सकता है तुम्हें ये भी ना पता हो कि बम का कैसे इस्तेमाल करना है। और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये आदमी एक और बम फेंक देता है रियोटा की तरफ। लेकिन रियोटा किसी तरीके से अपनी जान बचा लेता है और यहाँ से भागते हुए कहीं पे जाके छुप जाता है। रियोटा ये सोच रहा होता है कि छुपने से शायद उसकी जान नहीं बच पाएगी, इसलिए वो आदमी के सामने जा करके सरेंडर करने की सोचता है। और वो उस आदमी से बोलता है कि मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, मैं सरेंडर करता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी वो आदमी बम फेंकना नहीं छोड़ता और वो फिर से एक और बम फेंक देता है रियोटा की तरफ। और यहाँ पे
रियोटा उस बम ब्लास्ट की वजह से एक जंगल टाइप के इलाके में आके गिर जाता है, जिसकी वजह से वो आदमी नहीं ढूंढ पा रहा था रियोटा को और उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि रियोटा कहाँ चला गया। तभी रियोटा देखता है कि उसके हाथ पे जो लगा हुआ स्टोन है वो चमक रहा है और यहाँ पे रियोटा समझ जाता है कि स्टोन एक रेडार की तरह काम करता है। इसका मतलब ये भी है कि पूरे देर यहाँ पे छुपे रहने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर उस आदमी को पता चल गया कि इस रेडार का कैसे इस्तेमाल करना है तो वो रियोटा को ढूंढ लेगा। रियोटा ये सोच रहा होता है कि सभी चीजें गेम की तरह लग रही है, क्योंकि गेम में भी हमें इसी तरीके का रेडार दिया जाता है और ऊपर से गेम में भी हमें बताया जाता है कि बम का कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि बम का ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट पड़े किसी भी प्लेयर के ऊपर तो सबसे पहले तो बम को एक्टिवेट करो और उसके बाद जब आखिरी के 3 सेकंड बचे हो तब जाकर के बम फेंकना चाहिए। और यहाँ पे रियोटा अपने आप को समझा रहा होता है कि वो दुनिया का बेस्ट प्लेयर है तो उसके लिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इस आदमी को अभी तक से नहीं पता कि रियोटा कहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए आदमी डिसाइड करता है कि वो चारों तरफ बम फेंकेगा ताकि कहीं से रियोटा निकल जाए। और यहाँ पे रियोटा तुरंत ही छुपने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है। अब इस आदमी को जैसी आवाज आती है वो तुरंत ही पास पहुंच जाता है पानी के और सोचता है कि वो पानी के अंदर बम फेंकेगा। लेकिन इस आदमी को ये बात नहीं पता थी कि ये सब एक चाल थी रियोटा की, क्योंकि रियोटा ने ऑलरेडी किनारे के ऊपर एक बम ऑलरेडी फिट कर दिया था और जैसे वो बम फटता है उस आदमी के चिथड़े उड़ जाते हैं और इस आदमी के बॉडी पार्ट्स जब उस पानी के अंदर गिर रहे होते हैं तब रियोटा देख लेता है उसके बॉडी पार्ट्स को। और यहाँ पे रियोटा खुद पे अब गुस्सा कर रहा होता है और उसको रोना आता है और रियोटा खुद से बोल रहा होता है कि मैंने एक आदमी की जान ले ली। लेकिन बाद में रियोटा अपने आप को ये कह करके समझाता है कि ये तो मैंने सेल्फ डिफेंस में किया है। और इसके बाद रियोटा चला जाता है सोने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि इस आइलैंड पे आने से पहले रियोटा के साथ क्या क्या हुआ था। तो होता यूं है कि रियोटा ने गेमिंग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था और ये रियोटा के लिए ड्रीम जॉब थी, लेकिन वो गेमिंग कंपनी मना कर देती है रियोटा को जॉब देने से। और उसके बाद से रियोटा फिर लगातार बस गेम खेलने लगता, उसको कहीं पे भी जॉब नहीं चाहिए। और यहाँ घर पे रियोटा की माँ उससे बोलती है कि अगर तुम्हें उस गेमिंग कंपनी के अंदर जॉब नहीं मिला तो कहीं और जॉब कर लो, ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में जॉब की कमी है, तुम कब तक घर में ऐसे ही नल्ले बैठे रहोगे और पूरे दिन गेम खेलोगे। लेकिन यहाँ पे रियोटा अपनी माँ पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं उसी कंपनी के अंदर काम करूंगा और नहीं तो मैं कहीं काम नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पे रियोटा की माँ लगातार उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन रियोटा अपनी माँ की नहीं सुनता और फिर आखिरी में उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि वो अपना कंसोल सीधा फेंक देता है दीवार की तरफ, जो कि सीधा दीवार के अंदर चला जाता है। और फिर वो अपनी माँ से बोलता है कि मेरी लाइफ मेरे ऊपर है, मैं अपनी लाइफ को देख लूंगा कैसे जीना है, आप अपनी लाइफ तो जी चुकी हो। और इसी के साथ रियोटा की आंख खुल जाती है। अब रियोटा की आंख खुलती है, उसको भूख लगती है तो रियोटा इधर उधर ढूंढने लगता है खाने के लिए और तभी नदी के किनारे उसे एक लड़की मिलती है। लेकिन यहाँ पे वो लड़की रियोटा को देख करके डर जाती है। और वैसे तो ये लड़की रियोटा से मिल चुकी है, लेकिन गेम के अंदर, जहाँ पे दोनों ही अपने गेम के अवतार में थे। और ये लड़की रियोटा को बहुत ज्यादा पसंद भी करती है, क्योंकि रियोटा की काफी ज्यादा फोटो आ चुकी है मैगजीन्स में और ऊपर से इसको ऐसा लगता है कि रियोटा नंबर 1 प्लेयर है तो वो उसकी मदद करेगा नंबर 1 बनने में। और रियोटा खुद इसको बुलाता है अपनी टीम में शामिल होने के लिए, क्योंकि ये लड़की किसी और प्लेयर का वेट कर रही थी, यानी कि अपने दोस्तों का, लेकिन उसके दोस्त उस समय आते ही नहीं, तो इसलिए रियोटा के साथ चली जाती है उसकी टीम में शामिल होने के लिए। और फिर इस लड़की को ये लगने लगता है कि किस्मत भी यही चाहती है कि दोनों एक साथ आ जाएं। फिर अगले दिन इस लड़की की जो दोस्त होती है वो इससे माफी मांगते हुए बोलती है कि मेरे घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे, इसलिए मैं गेम में ऑनलाइन नहीं आ पाई। अब हमें इस लड़की का नाम पता चलता है और इस लड़की का नाम है हिमेको। और हमें ये पता चलता है कि हिमेको बहुत ही सुंदर है दिखने में, इसलिए काफी सारे लड़के उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। और हिमेको अपने दोस्त के साथ जब शॉपिंग कर रही होती है तो अपने दोस्त को ये भी बताती है कि उस रात जब तुम नहीं आई थी तो मैं वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्लेयर के साथ गेम खेल रही थी। फिर इसके बाद जब दोनों लड़कियां कहीं बाहर जाने वाली होती हैं तब यहाँ पे हिमेको सोच रही होती है कि रियोटा कैसा दिखता होगा, कहीं वो एक बूढ़ा आदमी निकला तो मैं क्या करूंगी। तब उसकी दोस्त बोलती है कि तुम्हें दिन में सपने कम देखने चाहिए। और इसके बाद दोनों ही अपने गेम अवतार के कॉस्ट्यूम पहन करके फोटो खिंचवाते हैं। और यहाँ पे फोटो देख लेने के बाद हिमेको सोच रही होती है कि अगर ये फोटो रियोटा तक पहुंच गई तो रियोटा कैसा रिएक्ट करेगा, ये जान लेने के बाद कि जिस लड़की के साथ वो कल खेल रहा था वो स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की है। तो देखा जाए तो हिमेको की जिंदगी भी बहुत ही आम है, वो ना तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है अपने स्कूल में और ना ही तो वो गेम में ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उसके बावजूद भी हिमेको इस जगह पे कैसे पहुंच गई उसको नहीं पता। लेकिन यहाँ पे हिमेको का ऐसा मानना है कि उसको पनिश किया जा रहा है। और फिर काफी देर ढूंढने के बाद हिमेको को भी एक बैग मिलता है जिसके अंदर काफी सारे बम रखे होते हैं। और फिर हिमेको सोच रही होती है कि उसको काफी सारे लोगों की जान लेनी पड़ेगी यहाँ पे जिंदा रहने के लिए। और इसके बाद ये डिसाइड करती है कि वो जंगल में जाएगी, लेकिन जंगल के अंदर इतने सारे इंसेक्ट्स हैं, उनके बारे में सोचते हुए हिमेको डर जाती है। और फिर हिमेको डिसाइड करती है कि वो अभी के लिए यहीं पे आराम करेगी। और जब हिमेको आराम कर रही होती है तब उसे स्कूल की एक बात याद आती है, जहाँ पे उसके सभी दोस्त मिलकर के बातें कर रहे थे कि अगर इस पेपर के ऊपर तुम किसी का भी नाम लिख दोगे जिसको तुम गायब करना चाहते हो तो वो गायब हो जाएगा, और जिस भी व्यक्ति ने नाम लिखा है उसे 1 मिलियन येन दिए जाएंगे। और इसी के साथ हिमेको की आंख खुल जाती है, वो देखती है कि उसके सामने 3
आदमी हैं। वो तीनों आदमी बोलते हैं कि तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो ताकि हम तुम्हारे बम की मदद से काफी सारी मछलियां पकड़ सके, क्योंकि हमने जंगल में ढूंढा है लेकिन जंगल में खाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा और ऊपर से हमें काफी दिनों तक सर्वाइव करना होगा। हो सकता है कोई शिप यहाँ से गुजरती हो, नहीं तो आखिरी चारा हमारे पास यही बचेगा कि हमें भी इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। लेकिन तभी ये पहला आदमी बोलता है कि नहीं, हम इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा। अपनी जान बचाने के लिए मैं किसी और की जान नहीं लूंगा। अब ये सुन लेने के बाद दूसरा आदमी बोलता है कि तुम डरपोक हो और ऊपर से मेरी एक बात याद रखना कि जब सामने वाले की जान खतरे में होगी तो तुम्हारी जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। लेकिन पहला आदमी उसकी बात नहीं सुनता। वो बोलता है कि मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मैं एक टीचर हूँ और मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत, और ऊपर से मुझे कमजोर भी मत समझना, मुझे जूडो आता है। तब दूसरा आदमी बोलता है कि तुम्हारा जूडो इन बम के सामने नहीं टिक पाएगा, और अब दोनों आपस में लड़ने के लिए तैयार थे। तभी दूसरा आदमी हिमिको को पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला तो ये है कि तुम्हें अपनी जान लेनी होगी खुद से, अगर तुम अपने मोरल वैल्यू पे टिके हुए हो, नहीं तो दूसरा ये कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी है तो तुम्हें अभी के अभी हमारी जान लेनी होगी। लेकिन तभी हिमिको एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करती है अपनी जान बचाने के लिए, और तभी दूसरा आदमी बोलता है कि मैं अब हिमिको की जान नहीं लूंगा और न ही मैं यहाँ पे किसी की जान लेने वाला हूँ। ये सब मैंने किया था कि मैं टीचर को रियलिटी दिखा सकूं। और इसके बाद ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन्हें एक लीडर चुनने की जरूरत है, और ये तीनों मिल करके हिमिको को अपना लीडर बना देते हैं। लेकिन यहाँ पे हिमिको को समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसको लीडर क्यों बना दिया गया है। और तभी इन तीनों की नजर जाती है आसमान पे। ये लोग देखते हैं कि आसमान में प्लेन के जरिए कुछ ड्रॉप किया जा रहा है। अब ये तीनों उस जगह पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे खाना भेजा गया है, और ये तीनों आराम से खाना खाने लगते हैं। लेकिन तुरंत ही वहाँ पे टीचर आता है और बोलता है कि हमें ये खाना बचा लेना चाहिए बाद के लिए और बाकी लोगों को भी देना चाहिए। हो सकता है हमारे अलावा कोई और लोग भी हों इस आइलैंड के ऊपर जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है इस खाने की। लेकिन तुरंत ही दूसरा आदमी जान ले लेता है यहाँ पे टीचर की, क्योंकि इस आदमी को ऐसा लगता है कि अगर टीचर इनके साथ और जिंदा रहता तो हो सकता है टीचर इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता। और अपने सामने खून होता हो देख हिमिको चौंक जाती है। तभी हिमिको को याद आता है कि उस दिन क्या हुआ था यहाँ पे आने से पहले। उसे याद आता है कि वो अपने दोस्तों के साथ थी और सेनपाई नाम के एक आदमी के घर पे जाने वाली थी। अब ये लोग सेनपाई से मिलते भी हैं और उनके घर पे जाने भी वाले थे। लेकिन तुरंत ही हिमिको बोलती है कि मुझे घर पे कुछ काम है, तुम लोग चलो, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। लेकिन हिमिको वापस आती ही नहीं, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को इस आइलैंड पे पाती है। अब यहाँ पे ये मोटा सा आदमी हिमिको को उठाता है नींद से और बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि हो सकता है टीचर की तरह वो दूसरा आदमी हम दोनों की भी जान ले ले। और अब ये दोनों जब यहाँ से भाग रहे होते हैं तभी मोटा सा आदमी हिमिको को बताता है कि तुम्हारे हाथ में जो स्टोन लगा हुआ है तुम उसका इस्तेमाल कर सकती हो रेडार के तौर पे। और जब हिमिको इसका ट्राई करती है तब उसको पता चलता है कि वो दूसरा आदमी हमारा पीछा कर रहा है। और तभी लोग भागते भागते ब्रिज के पास आ जाते हैं, जो ब्रिज बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। अब हिमिको तो पार कर जाती है उस ब्रिज को, लेकिन ये मोटा सा आदमी डर रहा होता है। लेकिन तभी इस मोटे से आदमी के पीछे वो दूसरा आदमी आ जाता है और वो तुरंत ही बम फेंक देता है मोटे आदमी पे। अब अपनी जान बचाने के लिए ये मोटा आदमी जिस ब्रिज से डर रहा था उस ब्रिज को तुरंत ही पार कर लेता है। लेकिन यहाँ पे दूसरा आदमी देखता है कि उसने जो बम छोड़ा है उसके अंदर पॉइजनस गैस है, इसलिए ये आदमी डिसाइड करता है कि वो इन लोगों का पीछा भी नहीं करेगा। यहाँ पे ये मोटा आदमी हिमिको का हाथ जोर से पकड़ लेता है और बोलता है कि आगे चल के तुम्हें काफी लोगों की जान लेनी होगी। लेकिन यहाँ पे हिमिको ऐसा करने से मना कर देती है। तो ये मोटा आदमी जबरदस्ती कर रहा होता है हिमिको के साथ, तो हिमिको एक जोरदार पंच मारती है उसके चेहरे पे, जिसके बाद ये मोटा आदमी पगला जाता है और वो बोलता है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो हिमिको को जोर से पकड़ लेता है और वो कुछ गलत करने वाला था हिमिको के साथ। तब यहाँ पे हिमिको इलेक्ट्रिक शॉक देती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है हिमिको का। जब हिमिको सेनपाई के घर पे वापस आ जाती है अपने घर से, तब वो देखती है कि उसके सभी दोस्तों का रेप हो गया है, और वो किसी और ने नहीं बल्कि सेनपाई ने अपने सभी दोस्तों के साथ मिलके किया है। और यहाँ पे हिमिको के साथ भी यही होने वाला था। लेकिन हिमिको कैसे भी करके अपने आप को बचा करके वहाँ से भाग रही होती है, और तभी भागते समय वो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड से मिलती है जिसका रेप हो रहा होता है। वो बोलती भी हिमिको से कि मेरी मदद करो, लेकिन यहाँ पे हिमिको डर जाती है और अपनी दोस्त को वहाँ से छोड़ करके भाग जाती है और जाती है सीधा पुलिस स्टेशन। फिर पुलिस को सारी बात बताने के बाद सेनपाई और उसके सभी दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे हिमिको के जितने भी दोस्त थे अब वो हिमिको से नफरत करने लगते हैं, क्योंकि उन सभी का ऐसा मानना है कि हिमिको उनको छोड़ के भाग गई थी। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट में हिमिको को देखते हैं जो इन्हीं बातों को सोच रही होती है और एक जगह पे छुपी हुई होती है। तभी वहाँ पे वो मोटा सा आदमी फिर से आ जाता है और हिमिको को पकड़ लेता है, और ये आदमी हिमिको को पकड़ते ही उसका रेप करने वाला था। तब यहाँ पे हिमिको डिसाइड करती है कि वो अपने आप को बम से उड़ा लेगी ताकि ये मोटा आदमी यहीं पे मर जाए।
तब ये मोटा आदमी डर जाता है और वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन हिमिको उस मोटे आदमी को जिंदा नहीं छोड़ती। वो बम को तुरंत ही एक्टिवेट कर लेने के बाद मोटे आदमी पे छोड़ देती है, जिसके बाद वो मोटा आदमी वहीं पे मर जाता है और इस बात का हिमिको को कोई गम नहीं होता। अब यहाँ पे हिमिको सभी लड़कों को एक ही नजर से देखने लगती है और हिमिको डिसाइड करती है कि अब वो अपनी जान खुद ही बचाएगी। और यहाँ पे जब ये अपनी बॉडी को वॉश कर रही होती है तभी वहाँ पे रियोटा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे रियोटा का ध्यान यहाँ पे हिमिको की बॉडी पे नहीं जाता, बल्कि हिमिको के पास जो खाना रखा हुआ था उस पे चला जाता है। लेकिन हिमिको यहाँ पे रियोटा को देखती ही तुरंत वहाँ से भागने लगती है। रियोटा उसका पीछा तो करता है, लेकिन तब तक हिमिको बहुत दूर निकल जाती है। तब यहाँ पे रियोटा को याद आता है कि उसके पास एक रेडार भी है, इसलिए वो अपने रेडार को एक्टिवेट करता है ताकि वो पता लगा सके कि हिमिको किस डायरेक्शन में गई है। और जैसे ही यहाँ पे रियोटा को पता चल जाता है हिमिको का डायरेक्शन, वो उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके सामने वाली झाड़ियां हिल रही हैं और यहाँ पे रियोटा अपना बम निकाल लेता है और उस झाड़ियों पे अटैक करने वाला था। लेकिन तभी उस झाड़ियों के अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है और बोलता है कि प्लीज मुझे मत मारना और मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे बस अपना पेट हल्का करने आया था। तभी रियोटा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, सबसे पहले तो अपना पैंट ऊपर करो और मुझे बताओ कि हम लोग कौन सा गेम खेल रहे हैं और हम लोग यहाँ पे कैसे पहुंचे। अब ये बातें सुन लेने के बाद ये आदमी समझ जाता है कि रियोटा को नहीं पता कि प्लेन में क्या हुआ था। फिर ये आदमी बताता है कि हमें किडनैप किया गया था मैन इन ब्लैक के द्वारा, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक प्लेन पे पाया। मैंने देखा कि वहाँ पे टोटल 30 लोग हैं। उनके अलावा मैंने ये भी देखा कि वहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग भी थे जिनके पास हथियार थे। और तभी एक आदमी स्क्रीन के ऊपर आता है और बताता है कि ये गेम मैंने बनाया है। अब यहाँ पे रियोटा को यकीन नहीं हो रहा होता है कि कैसे एक आदमी इसको गेम बोल सकता है। अब यहाँ पे स्क्रीन वाला आदमी इन लोगों को बता रहा होता है कि हम तुम लोगों को लेकर के एक आइलैंड के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे आइलैंड के बारे में हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे और उस आइलैंड पे तुम्हें खाना पानी भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो जीना तो तुम्हें ये गेम खेलना होगा, लेकिन अगर तुमने गेम खेलने से मना किया तो मेरे लोग अभी के अभी तुम्हारी जान ले लेंगे। और इस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए और खेलने के लिए आप लोगों को ग्रेनेड दिए जाएंगे। टोटल 8 तरह के ग्रेनेड है और हर एक ग्रेनेड एक दूसरे से अलग है, लेकिन ये बात किसी को नहीं बताई जाएगी कि वो ग्रेनेड किस तरीके से इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उनके अंदर कौन सी पावर है। और अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो तुम्हें टोटल 8 स्टोन्स को कलेक्ट करना होगा जो तुम्हारे हाथ पे हैं, और तुम्हें ये स्टोन्स तभी मिलेंगे जब तुम दूसरे प्लेयर की जान ले लोगे। लेकिन तभी रियोटा मना करता है सबको ये गेम खेलने के लिए। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि रियोटा उस आदमी को जानता है जो स्क्रीन पे आकर सबको बता रहा है कि उनको गेम कैसे खेलना है। लेकिन यहाँ पे रियोटा क्योंकि जबरदस्ती मना कर रहा था कि उसे गेम नहीं खेलना है, तो इसलिए उसको इलेक्ट्रिक के शॉक दिए जाते हैं, जिसके बाद रियोटा बेहोश हो जाता है और फिर एक एक करके सभी लोगों को बोला जाता है पैराशूट पहनने के लिए, और पैराशूट ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मना करता है कि उसे गेम नहीं खेलना है तो उसे बेहोश कर दिया जाएगा और फिर जबरदस्ती आइलैंड के ऊपर फेंक दिया जाएगा। अब यहाँ पे रियोटा के साथ भी यही होता है और नीचे आने के दौरान रियोटा के बॉडी पे चोट लग गई थी, जिसकी वजह से रियोटा के हाथ पे खून लगा था। और यहाँ पे रियोटा एक बात ये भी समझ जाता है कि जो रूल्स उस आदमी ने बताए थे इस गेम को खेलने के लिए, वैसे ही रूल उस गेम में भी हैं जो रियोटा डेली खेला करता था। और यहाँ पे रियोटा को ये भी लगता है कि जो व्यक्ति इन सबको इस आइलैंड पे लेकर के आया है उसी ने वो वीडियो गेम भी बनाया होगा। लेकिन तभी इसको इस बात का एहसास होने लगता है कि इसे और 6 लोगों की जान लेनी होगी यहाँ से बाहर निकलने के लिए। लेकिन इस आदमी को ऐसा लगता है कि सच्चाई सुन लेने के बाद रियोटा को सदमा लगा है, इसलिए आदमी बोलता है कि तुम मेरी टीम को ज्वाइन कर लो। लेकिन यहाँ पे रियोटा थोड़ा घबरा रहा होता है। रियोटा सोचता है कि अगर वो इस आदमी के साथ टीम अप करेगा तो आगे चल करके उसे 14 लोगों की जान लेनी होगी। फिर ये आदमी बोलता है कि अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा और फिर मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा यहाँ से बाहर निकलने का। तभी रियोटा बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे दिखाओ कि तुम्हारे पास कितने टाइप के ग्रेनेड्स हैं। लेकिन ये आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। रियोटा समझ जाता है कि ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी और पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करेगा, खासकर ऐसे समय में जहाँ पे कोई भी किसी की जान कभी भी ले सकता है। लेकिन बाद में ये दोनों एक दूसरे पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और डिसाइड करते हैं कि दोनों मिल करके एक टीम बनाएंगे। और यहाँ पे अब रियोटा को पता चलता है कि इस बूढ़े अंकल का नाम है टेरा। और रियोटा सोच रहा होता है कि अंकल बात करने में तो बहुत अच्छा है, तो उसको यहाँ पे क्यों लाया गया। और तभी इन्हें किसी चीज की आवाज सुनाई देती है आसमान में, और तभी रियोटा ऊपर चला जाता है देखने के लिए। टेरा भी पीछे से आ जाता है और फिर इन्हें पता चलता है कि ये आवाज प्लेन की है और प्लेन के अंदर से काफी चीजें गिराई जा रही है नीचे की तरफ। और यहाँ पे रियोटा को ऐसा लगता है कि इन चीजों के अंदर जरूर खाना होगा, और उन्हीं में से एक सप्लाई बहुत ही नजदीक गिरा होता है जहाँ पे रियोटा होता है। और रियोटा उसके करीब चला भी जाता है, लेकिन तुरंत ही रियोटा देखता है कि वहाँ पे एक लड़की ऑलरेडी पहुंच चुकी है। और वो लड़की जैसे ही उस सप्लाई को उठाती है वहाँ पे एक बम ब्लास्ट होता है, जिसके बाद वो लड़की मर जाती है। और वहाँ पे एक दूसरा आदमी आ करके उसका स्टोन ले जाता है। न केवल इतना ही, वो आदमी सारे बम भी ले जाता है और वहाँ पे जितने भी फूड सप्लाई थे उसको भी अपने साथ ले जाता है। और यहाँ पे रियोटा को फिर इस बात का एहसास होता है कि आज उसकी एक गलती उसकी जान ले ली थी, क्योंकि कोई भी फूड सप्लाई कहीं से भी अगर देखा जाता है तो वो हर किसी के द्वारा देखा जा रहा है, यानी कि कोई भी प्लेयर उसके ऊपर ट्रैप लगा सकता है। और जैसे ही कोई दूसरा प्लेयर उस फूड सप्लाई के पास आएगा वो लोग उसकी जान ले लेंगे ताकि उसका स्टोन भी ले लें और फूड
सप्लाई को भी अपने पास रख लें। जब टेरा ऊपर आता है तो यहाँ पे रियोटा उससे माफी मांगता है कि मैं फूड सप्लाई को अपने पास नहीं ले पाया। उसका कारण ये था कि कोई आदमी मेरे से पहले वहाँ पे आ गया था और उसने एक ट्रैप बिछा दिया था। वो तो अच्छा है कि मेरे से पहले वहाँ पे कोई और प्लेयर पहुंच गया था, इसलिए उसकी जान चली गई, नहीं तो उसकी जगह भी मैं होता। लेकिन तभी रियोटा को एक और दिखता है फूड सप्लाई, और यहाँ पे फिर वो बोलता है कि हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हो सकता है किसी ने वहाँ पे ट्रैप लगा के रखा हो। लेकिन टेरा ऐसा करने से मना करता है। वो बोलता है कि हम उस फूड सप्लाई की तरफ जाएंगे क्योंकि हो सकता है हम यहाँ पे अगर बैठे रहे तो भूखे ही मर जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि हमें ट्राई करते रहना चाहिए। और इसके बाद दोनों ही नीचे उतर जाते हैं उस फूड सप्लाई को पाने के लिए। अब हमें इसके बाद एक 14 साल के लड़के के बारे में बताया जाता है जिसका नाम है कीरा, और ये अपने घर से भाग जाता है क्योंकि इसके फादर लगातार इसे पीटा करते थे और आगे चल करके इसे चोरी करने की भी आदत लग जाती है। और इसी चोरी के चक्कर में इसने एक आदमी की जान ले ली और आगे चल करके 3 लड़कियों के साथ रेप किया। और जब पुलिस इसे गिरफ्तार कर लेती है तो पुलिस वाले भी सोच रहे होते हैं कि इतना मासूम सा लड़का इतने बड़ा गुनाह कैसे कर सकता है। और इन सबको ऐसा लगता है कि कीरा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और यही कारण है कि ये लोग इसको जेल न भेज करके एक रिहैब सेंटर में भेजना चाहते हैं। और एक लॉयर कीरा का केस ले भी लेता है। लेकिन फिर इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कीरा को उसी लॉयर के साथ इस आइलैंड के ऊपर। और यहाँ पे आने के बाद लॉयर भी देख करके हैरान था कि कीरा किस तरीके से अपने मजे के लिए काफी सारे फ्रॉग्स की जान ले रहा है। लेकिन अभी भी लॉयर को ऐसा लगता है कि कीरा का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वो आगे चल करके कीरा को ठीक कर सकता है। और तभी इनका भी ध्यान उन फूड सप्लाईज पे जाता है जो प्लेन के द्वारा नीचे भेजा जा रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे कीरा के फादर भी आए हैं और कीरा अपने फादर से बहुत डरता है। यानी कि वो लॉयर के साथ तो कितनी भी बदतमीजी कर ले लेकिन अपने फादर के सामने उसका मुंह नहीं खुलता। और तभी ये तीनों फूड सप्लाई के पास पहुंच जाते हैं जो कि एक पेड़ पे लटका हुआ है। तो यहाँ पे कीरा के फादर अपने ही बेटे के बम का इस्तेमाल करते हैं ताकि पेड़ को उड़ा करके फूड सप्लाई को नीचे लाया जा सके, लेकिन वो बम काम ही नहीं करता। तब यहाँ पे लॉयर बताता है कि बम का जो ओनर है केवल वही उसको एक्टिवेट कर सकता है। और तभी कीरा के फादर कीरा को धमकाते हैं, जिसके बाद कीरा अपने बम को एक्टिवेट करता है और खाने को नीचे ले आता है। फिर खाना मिल जाने के बाद कीरा के फादर बोलते हैं कि ये खाना मैं केवल उसी को दूंगा जो मेरी बातें मानेगा। लेकिन यहाँ पे लॉयर बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो कीरा के फादर लॉयर को धमकाते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा पावर यहाँ पे काम नहीं करेगा, इसलिए वही करो जो मैं कहता हूँ। और इसके बाद कीरा के जो फादर होते हैं वो कीरा के गोटे दबा देते हैं, इतनी जोर से दबाते हैं ताकि कीरा दर्द के मारे चिल्लाता रहे। और तभी कीरा को एहसास होता है कि कैसे उसके फादर लगातार उसे घर पे पीटा करते थे। और इस बात से कीरा को इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो अपने बम का इस्तेमाल करता है अपने फादर के ऊपर। और यहाँ पे उसके फादर की जब जान चली जाती है तो कीरा को ऐसा लगता है कि अब लॉयर उसकी प्रोटेक्शन करेगा, लेकिन यहाँ पे लॉयर तो खुद अपनी जान बचाना चाहता है। और फिर उसके बाद लॉयर कीरा को बोलता है कि तुम्हारे फादर बुरे थे लेकिन तुम अपने फादर से भी ज्यादा बुरे हो और तुम्हें तो पहले ही मर जाना चाहिए। और इतना बोलने के बाद लॉयर वहाँ से भाग जाता है। और तभी कीरा देखता है कि वहाँ पे कोई आ रहा है। वो कोई और नहीं बल्कि रियोटा और टेरा होता है। अब यहाँ पे रियोटा जब आ जाता है तो वो देखता है कि रेडार ने हमें कीरा के बारे में नहीं बताया, क्योंकि रेडार उन्हीं चीजों को डिटेक्ट कर पाता है जो मूव हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति शांति से एक जगह पे खड़ा है तो रेडार उसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। फिर यहाँ पे रियोटा कीरा से बोलता है कि क्या तुमने इन लोगों की जान ले ली? तो कीरा बोलता है कि हाँ मैंने इनकी जान ली है, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल नहीं है और इस आइलैंड के ऊपर केवल वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जो सबसे ज्यादा ताकतवर है। और इतना बोलने के बाद कीरा अपने फादर के सारे बम लेने लगता है और तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन कीरा इन दोनों को यहाँ से भागने नहीं देगा, क्योंकि ये जगह वैसी है जैसा वीडियो गेम कीरा लगातार खेला करता था। और फिर यहाँ पे कीरा अपने रेडार की मदद से इन लोगों की लोकेशन पता लगा लेता है। अब यहाँ पे रियोटा सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, या तो वो रुक करके कीरा से लड़े या फिर ऐसे ही भागता रहे। लेकिन तभी टेरा के घुट्टों में मोच आ जाती है और फिर टेरा यहाँ पे रियोटा को बोलता है कि तुम्हें भागते रहना चाहिए, मेरे को यहीं पे छोड़ के चले जाओ। अब यहाँ पे रियोटा सोच रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या वो अपनी जान खतरे में डालेगा बल्कि एक ऐसे आदमी के लिए जिससे वो अभी भी मिला हो? लेकिन तुरंत ही फिर रियोटा सोचता है कि वो कीरा को किसी और डायरेक्शन में भेजेगा ताकि टेरा की जान बच जाए। और यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि वो कीरा को हरा देने के बाद उसके सारे बम अपने पास रख लेगा। और इसके बाद दोनों ही रेडार का इस्तेमाल करने लगते हैं ताकि एक दूसरे का पोजीशन चेक करते रहें। और तुरंत ही रियोटा फिर पीछे मुड़ करके अपने रेडार को जैसे ही ऑन करता है तो कीरा उसके पीछे आ जाता है और इसके बाद दोनों ही एक दूसरे पे बम फेंकने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों ही एक बात समझ जाते हैं कि उनका जो अपोनेंट है वो इस गेम को अच्छे से जानता है, यानी कि उस वीडियो गेम को दोनों प्लेयर अच्छे से खेल चुके हैं। लेकिन यहाँ पे रियोटा समझ जाता है कि वो 4 स्टार का प्लेयर है और वहीं पे कीरा जो है वो 3 स्टार का प्लेयर है। और इन दोनों की फाइट के बीच में टेरा चला जाता है कीरा के फादर के पास और उनके हाथ में लगा हुआ स्टोन अपने पास रख लेता है। और यहाँ पे रियोटा सोच रहा होता है कि कीरा के पास किस तरीके के बम होंगे। और यही सोचते हुए रियोटा लगातार भाग रहा होता है और कोशिश करता है छुपने की, और बाद में फिर एक ट्रैप लगाने की कोशिश करता है कीरा के लिए। और यहाँ पे कीरा लगातार
बस रियोटा का पीछा कर रहा होता है और ऐसा करने के दौरान कीरा रियोटा के बिछाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। लेकिन बम बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं था, इसकी वजह से कीरा की जान बच जाती है। फिर यहाँ पे कीरा अपने रेडार से देख लेता है कि रियोटा कहाँ पे भाग रहा है। वो तुरंत ही अपने बम का इस्तेमाल करता है जिसके अंदर वैक्यूम की पावर है और वैक्यूम की वजह से यहाँ पे रियोटा को मुसीबत आ रही थी लगातार भागने में। तो रियोटा यहाँ पे अपने बैग का इस्तेमाल करता है ताकि वैक्यूम को रोका जा सके। लेकिन यहाँ पे कीरा ये बात भी समझ गया था कि रियोटा बहुत ही अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो सिर्फ गेम के अंदर है, क्योंकि रियल लाइफ में रियोटा किसी की जान नहीं ले सकता। अब यहाँ पे कीरा को नहीं पता कि रियोटा कहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए कीरा लगातार ये बताने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि सही और गलत के बीच में क्या फर्क है। और यहाँ पे रियोटा जैसे ही कीरा को समझाने के लिए अपना मुंह खोलता है, तुरंत ही वो अपना लोकेशन बता देता है, जिसके बाद कीरा तुरंत ही उसकी तरफ एक बम फेंकता है। लेकिन यहाँ पे रियोटा बच जाता है, लेकिन उस बम से बचने के चक्कर में यहाँ पे रियोटा के सिर पे चोट आ जाती है और अपना खून देखने के बाद रियोटा समझ जाता है कि उसे इस गेम को भी वैसे खेलना पड़ेगा जैसे वो वीडियो गेम में खेला करता था। और फिर अपने आप को मेन प्लेयर समझते हुए रियोटा बीच में खड़ा हो जाता है। कीरा उसको देख लेता है। कीरा तुरंत ही एक वैक्यूम बम का इस्तेमाल करता है रियोटा की तरफ, लेकिन रियोटा उसको अपने बैग से रोक लेता है और फिर भागने लगता है। इसके बाद कीरा अपने रेडार का इस्तेमाल करता है ताकि वो रियोटा की पोजीशन का पता लगा सके, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता। और यहाँ पे कीरा को ऐसा लग रहा होता है कि रियोटा एक जगह पे रुक गया है ताकि रेडार में वो पकड़ा ना जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं, बल्कि रियोटा तो लगातार कीरा के चारों तरफ घूम रहा होता है और उस पर बम भी फेंकता है। और यहाँ पे कीरा को समझ में नहीं आ रहा था कि रेडार उसको क्यों नहीं पकड़ पा रहा। तो होता यूं है कि रियोटा ने एक ऐसी टेक्निक को मास्टर कर लिया होता है जो केवल प्रो प्लेयर्स को पता होता है, और इसी टेक्निक की मदद से रियोटा ने रेडार को जैम कर दिया है। तो होता यूं है कि रियोटा ने अपने रेडार को उसी समय ऑन कर दिया था जिस समय कीरा ने ऑन किया था, और इसी की मदद से उसने कीरा के रेडार को जैम कर दिया। और फिर वो कीरा को लगातार कंफ्यूज करता रहता है और आखिरी में कीरा के पास एक बम भी फेंक देता है। और जैसे ही कीरा थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है, तब यहाँ पे रियोटा अपने होश में आता है और रियोटा खुद से बोलता है कि वो क्या करने वाला था, उसकी वजह से अभी किसी की जान चली जाती। और फिर यहाँ पे कीरा को एक पेड़ से बांध दिया जाता है और उसके बाद उसके सारे बम रियोटा के द्वारा ले लिए जाते हैं। और फिर यहाँ पे जब रियोटा जा रहा होता है तो कीरा पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और यहाँ पे रियोटा अपना असली नाम नहीं बताता बल्कि अपना गेम का नाम बताता है। और ये नाम सुनते ही कीरा समझ जाता है कि रियोटा जापान का सबसे बेस्ट प्लेयर है। और इसके बाद कीरा खुद से बोलता है कि मुझे इस आइलैंड पे बहुत मजा आने वाला है। अब यहाँ पे रियोटा और टेरा को अच्छा खासा खाना मिल जाता है। देखा जाए तो इनको केवल कप नूडल्स ही मिलते हैं खाने के लिए, लेकिन ये कप नूडल्स भी ऐसी जगह में 5 स्टार खाने से कम नहीं है। फिर खाना खा लेने के बाद टेरा जो है यहाँ पे लगातार रियोटा को बोल रहा होता है कि तुम्हारा शुक्र है जो तुमने अपनी जान खतरे में डाली मेरे लिए। और इतना बोलने के बाद टेरा लगातार रोने लगता है। लेकिन यहाँ पे टेरा को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको इस आइलैंड पे क्यों लाया गया है, उसने ऐसी क्या गलती की है। अब इसके बाद हमें रियोटा का घर दिखाया जाता है जहाँ पे रियोटा की माँ अपनी जान देने वाली थी, लेकिन तुरंत ही रियोटा के फादर उधर पे आकर के उसकी माँ की जान बचा लेते हैं। और यहाँ पे रियोटा की माँ बोलती है कि मेरी वजह से मेरा लड़का बिगड़ गया है, क्योंकि मैंने उसकी अच्छे से परवरिश नहीं की, यही कारण है कि वो तुम्हें अपना पिता नहीं मानता, और ऊपर से उसने मेरी कोई बात भी नहीं मानी, तो मजबूरी में आकर के मुझे पेपर साइन करने पड़े। और यही वो कारण है जिसकी वजह से रियोटा को इस आइलैंड पे ला करके छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं इन दोनों को, जिनको एक डेड बॉडी मिलती है एक मोटे से आदमी की। तभी रियोटा बोलता है टेरा से कि आप यहीं पे रुकिए और ध्यान रखिए फूड सप्लाईज का, तब तक मैं ऊपर जाकर के चेक करता हूँ कि कहीं हम पे कोई नजर तो नहीं रख रहा। अब यहाँ ऊपर आते समय रियोटा अपने रेडार को ऑन नहीं करता ताकि दुश्मनों को उसकी लोकेशन ना पता चल जाए। फिर इस जगह और अंदर आ जाने के बाद रियोटा को एक और डेड बॉडी मिलती है जो कि सड़ रही थी, और उसको देखने के बाद रियोटा को उल्टी आने वाली थी। लेकिन यहाँ पे रियोटा अपने आप को संभालता है। फिर रियोटा देखता है कि उस डेड बॉडी के हाथ से उसका स्टोन निकाल लिया गया है। और यहाँ पे हम देखते हैं टेरा को, जो कि उस मोटे आदमी के हाथ से उसका स्टोन निकाल के अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे रियोटा के पास कोई चारा नहीं बचा था, तो उसे अपने रेडार का इस्तेमाल करना पड़ता है। और तभी रियोटा देखता है कि उसके आसपास में एक लड़की है, और वो लड़की वही है जिसे थोड़ी देर पहले रियोटा ने देखा था। यहाँ पे हिमिको भी समझ जाती है कि कोई रेडार का इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हिमिको तुरंत ही अपने पॉइजनस बम का इस्तेमाल करती है ताकि जंगल में जो भी व्यक्ति छुपा हो वो बाहर आ जाए। और इसके बाद रियोटा हिमिको के सामने आ जाता है। अब यहाँ पे रियोटा देखता है कि हिमिको के पास 4 बैग हैं, यानी कि अगर दोनों आपस में लड़ते हैं तो यहाँ पे हिमिको आराम से जीत जाएगी। इसलिए वो हिमिको को बोलता है कि मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि हम दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। अब हिमिको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रियोटा की बातें सुन रही होती है, लेकिन जैसे ही रियोटा उसके पास आने की कोशिश करता है तब यहाँ पे हिमिको तुरंत ही उस पर बम फेंक देती है, लेकिन रियोटा इस हादसे में बच जाता है। इसके बाद रियोटा फिर बिना किसी बम को फेंके हुए लगातार हिमिको के पास जा रहा होता है ताकि हिमिको को समझा सके। और यहाँ पे फिर हिमिको इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करती है यहाँ पे रियोटा को, लेकिन रियोटा इसमें बच जाता है और हिमिको अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक दे देती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाते ही रियोटा तुरंत ही उसके सारे बम को अपने पास रख लेता है। अब यहाँ पे रियोटा हिमिको को कैरी करके नीचे जब लेके जा रहा होता है तुरंत ही हिमिको को होश आ जाता है। फिर हिमिको पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। यहाँ पे रियोटा बताता है कि तुम्हारी बॉडी टेम्परेरी पैरालाइज्ड है, इसका मतलब अभी तुम कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ चलो और मेरी बात सुनो। लेकिन यहाँ पे हिमिको को ऐसा लगता है कि कहीं
रियोटा उसका फायदा न उठाए, इसलिए हिमिको कोशिश करती है और एक बम अपने पॉकेट से निकालती है और बोलती है कि मैं चाहूंगी कि हम दोनों अभी के अभी मर जाएं। लेकिन रियोटा उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। अब यहाँ पे हिमिको जब टेरा से मिलती है तो टेरा बोलता है कि हम दोनों चाहते हैं कि तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो ताकि हम दोनों वापस अपने घर जा सके। हिमिको बोलती है कि घर जाके भी क्या फायदा जब हमारे अपनों ने ही पेपर साइन कर दिया हो हमें यहाँ पे भेजने के लिए, और वो लोग खुद चाहते हैं कि हम यहाँ पे आकर के मर जाएं, वो हमें जिंदा नहीं देखना चाहते। यहाँ पे रियोटा पूछता है कि तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कैसे पता, और यहाँ पे फिर हिमिको बताती है कि मेरी फ्रेंड्स ने ही मेरा नाम लिख दिया था पेपर के ऊपर क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैंने उनकी मदद नहीं की थी। और फिर यहाँ पे टेरा बताता है कि इस जगह पे आने से पहले मेरा एक कस्टमर के साथ फाइट हो गया था। और ये सारी बातें सुन लेने के बाद रियोटा समझ जाता है कि जितने भी लोग इस आइलैंड के ऊपर आकर के फंस गए हैं उनके घर वाले उनसे प्यार नहीं करते। और यहाँ पे रियोटा ये भी समझ जाता है कि उसके लिए पेपर किसी और ने नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ ने साइन किया होगा। अब यहाँ पे रियोटा इस सच्चाई को अपनाना नहीं चाहता था, लेकिन तुरंत ही उन्हें जंगल से कुछ आवाज सुनाई देती है। यहाँ पे रियोटा रेडार में चेक करता है लेकिन रेडार में उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी टेरा फ्लैशलाइट ऑन करता है जिसके बाद उन्हें चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। और यहाँ पे टेरा डर जाता है और बोलता है कि हमें यहाँ से भागना होगा। अब ये दोनों तो यहाँ से भाग सकते हैं लेकिन हिमिको यहाँ से नहीं भाग सकती क्योंकि उसकी बॉडी अभी भी पैरालाइज्ड है और यहाँ पे काफी सारे बड़े बड़े छिपकली उनका पीछा कर रहे हैं। रियोटा यहाँ पे टेरा का बोलता है कि तुम हिमिको को लेकर के अपने साथ कहीं दूर चले जाओ, तब तक मैं इन लोगों को ठिकाने लगाता हूँ। यहाँ पे रियोटा एक छिपकली के ऊपर पत्थर मार के उसको मार देता है, लेकिन बाकी छिपकलियों को मारने के लिए वो बम का इस्तेमाल करता है। लेकिन यहाँ पे जिस बम का वो इस्तेमाल कर रहा था वो कीरा के बम थे, और क्योंकि अभी तक से कीरा नहीं मारा गया है तो उसका ओनरशिप अभी तक से रियोटा के पास नहीं आया है। अब यहाँ पे रियोटा लगातार अपना बैग ढूंढ रहा होता है बम का, लेकिन इतने देर में हम देखते हैं कि एक छिपकली टेरा के पाँव पे काट लेती है और टेरा को बहुत दर्द हो रहा होता है। लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि रियोटा को तुरंत ही अपना बैग मिल जाता है और वो सारी छिपकलियों को वहाँ से भगा देता है। अभी तीनों यहाँ से कहीं दूर जा रहे थे जहाँ पे रियोटा के कंधे के ऊपर हिमिको थी और वहीं पे टेरा सारे फूड सप्लाईज को और बम को अपने कंधों पे कैरी कर रहा था। और यहाँ पे फिर टेरा लगातार तारीफ कर रहा होता है रियोटा की। वो बोल रहा होता है कि तुम चाहते तो मेरे को और हिमिको को छोड़ के जा सकते थे लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, ये दिखाता है कि तुम एक हीरो हो। लेकिन यहाँ पे टेरा बहुत ज्यादा डरा हुआ है और इसीलिए वो लगातार तारीफ कर रहा है रियोटा की, क्योंकि उसको डर है कि अगर रियोटा ने उसको अकेले छोड़ दिया तो वो यहाँ पे मर जाएगा। फिर हमें पता चलता है कि टेरा भले ही कितनी अच्छी बातें क्यों ना करता हो और अपनी फैमिली के साथ भी अच्छा बिहेव करता हो, लेकिन वो अपने कस्टमरों के साथ कभी भी अच्छा बिहेव नहीं करता था और उसने काफी सारे गलत काम भी किए हैं अपने कस्टमर्स के साथ। और फिर टेरा समझ जाता है कि यही कारण है कि मेरे को यहाँ पे भेजा गया है। तभी छिपकलियों के द्वारा इन पे फिर से हमला होता है और यहाँ पे रियोटा और टेरा दोनों अलग हो जाते हैं। रियोटा अपने रेडार का इस्तेमाल करता है टेरा को ढूंढने के लिए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाता। और यहाँ पे रियोटा को ऐसा लग रहा होता है कि टेरा ने उसको धोखा दिया क्योंकि टेरा के पास सारे फूड सप्लाई और बम थे। लेकिन जैसे ही रियोटा के ऊपर एक छिपकली हमला करने वाली थी तुरंत ही वहाँ पे एक बम आता है और छिपकली को मार देता है। और फिर पीछे से टेरा आता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी लोकेशन पता नहीं कर पा रहा था। तब यहाँ पे रियोटा बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैंने तुम पे शक किया। टेरा बोलता है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब लोग अकेले होते हैं और डरे हुए होते हैं तो उनके दिमाग में केवल नेगेटिव चीजें ही आती हैं। और इसके बाद टेरा अपने बम के बारे में सारे सीक्रेट्स बता देता है रियोटा को कि उसके पास कितने टाइप्स के बम हैं। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि उसको रियोटा पे भरोसा है और उसको ऐसा लगता है कि रियोटा के बिना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर ये लोग जैसे ही जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तब इन्हें एक छोटी सी बिल्डिंग दिखती है। अब इस बिल्डिंग के ऊपर जब ये तीनों चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तब तीनों ही नीचे गिर जाते हैं क्योंकि सीढ़ियों में जंग लगा था और सीढ़ियां टूट जाती हैं। अब यहाँ पे टेरा बोलता है कि मैं छिपकलियों को रोकता हूँ, तब तक तुम हिमिको को लेकर चढ़ जाओ। यहाँ पे फिर रियोटा लगातार कोशिश कर रहा होता है हिमिको को होश में लाने की, लेकिन हिमिको होश में नहीं आती। अब यहाँ पे टेरा के पास जो बम है उससे वो केवल एक ही बार में एक छिपकली को मार सकता है। लेकिन जैसे ही टेरा पीछे देखता है तो वहाँ पे हिमिको नीचे पड़ी हुई है और रियोटा खुद ही उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गया है। और यहाँ पे सभी छिपकलियों को भगाने के लिए रियोटा अपने पॉइजन बम का इस्तेमाल करता है। वो फिर टेरा को बोलता है कि मैंने पॉइजन छोड़ दिया जंगलों के बीचों बीच, लेकिन हवा की वजह से वो पॉइजन हमारी तरफ भी आ सकता है। यहाँ पे रियोटा एक बात ये भी बताता है कि मैंने हिमिको के हाथ का इस्तेमाल किया ताकि मैं उसके बम को एक्टिवेट कर सकूं। इसके बाद हिमिको को भी होश आ जाता है और तीनों उस बिल्डिंग के अंदर चले आते हैं, लेकिन वो तीनों देखते हैं कि यहाँ पे भी बम का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब हमारे से पहले यहाँ पे कुछ लोग आ चुके हैं। लेकिन तभी टेरा का पाँव बहुत ज्यादा दर्द करने लगता है क्योंकि उसके पाँव पे एक छिपकली ने काट लिया था और अभी तक से उस पे ना तो बैंडेज लगा है और ना ही उसे डिसइंफेक्ट किया गया है। अब यहाँ पे रियोटा सोचता है अंकल टेरा की मदद करने के लिए, इसलिए वो लगातार कुछ न कुछ ढूंढ रहा होता है ताकि टेरा के घाव को साफ किया जाए। वो हिमिको को बोलता है मदद करने के लिए, लेकिन हिमिको बोलती है कि मेरी बॉडी को टच मत करना और ना तो मेरे पास आना,
क्योंकि जो भी चीजें पास्ट में हिमिको के साथ हो चुकी हैं उसके बाद वो किसी भी लड़के पे ट्रस्ट नहीं करती है। लेकिन जब यहाँ पे रियोटा टारा के जो घाव होता है उसको हील कर रहा होता है और लगातार उसको साफ करने की कोशिश करता है, तब टारा लगातार अपना पाँव हिला रहा होता है और यहाँ पे फिर हिमिको को बोला जाता है कि तुम उसकी बॉडी को पकड़ो। लेकिन हिमिको ऐसा करने से मना कर देती है। वो बोलती है कि मैं किसी की बॉडी टच नहीं करूंगी। तभी रियोटा बोलता है कि जब तुम बेहोश हो गई थी तब टारा ने तुम्हारी जान बचाई थी, इसलिए अभी तुम्हें टारा की मदद करनी होगी। और फिर दोनों मिल करके टारा के घाव को साफ कर देते हैं। इसके बाद टारा थोड़ी देर के लिए आराम करता है और इन दोनों को समझ में नहीं आता कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए। फिर हम देखते हैं उन लोगों को जिन्होंने ये पूरा गेम ऑर्गेनाइज करवाया है। वो लोग यहाँ पे इन दोनों पे नजर रखते हैं और देखते हैं कि रियोटा ने अब तक 4 लोगों के साथ फाइट किया है, लेकिन उनमें से केवल एक ही बंदे की उसने जान ली है और बाकी सबको उसने जिंदा छोड़ दिया। और देखने पे ऐसा लग रहा है कि रियोटा खुद की टीम बनाना चाहता है। और यहाँ पे ये आदमी अपने स्टाफ को बोलता है कि लगातार रियोटा पे नजर रखना, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है। अब उसी दौरान हम देखते हैं हिमिको को जो अपने फोन में अपने कॉस्प्ले वाला फोटो देख रही होती है। तभी रियोटा बोलता है कि कॉस्प्ले वाली फोटो तुमने कहाँ खिंचवाई थी। तब हिमिको उसके पाँव पे एक लात मारती है और बोलती है कि तुम्हें किसने कहा मेरे फोन पे नजर रखने के लिए। और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ टीम अप करने वाली हूँ। मैं तुम दोनों के साथ मिलकर के टीम नहीं बनाऊंगी और मैं ये भी नहीं बताऊंगी कि मेरा नाम क्या है। तभी रियोटा पूछता है कि तुम्हारे पास इतने सारे सूटकेस, वो भी खाने के, और इतने सारे बम कहाँ से आए। इसका मतलब ये है कि तुमने काफी सारे लोगों की जान ली है। अब यहाँ पे रियोटा सोचता है कि वो इस लड़की पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि किसी दिन ऐसा आएगा जब ये लड़की हम दोनों को धोखा देके चली जाएगी। लेकिन यहाँ पे हिमिको फिर अपने आप को जस्टिफाई करने लगती है और बताती है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पे रियोटा उसकी कोई बात नहीं सुनता और बोलता है कि अगर तुमने हम दोनों को यहाँ पे अभी मार दिया तो तुम्हारे पास इतने सारे स्टोन हो जाएंगे कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकती हो, और तुम चाहोगी कि हम तुम्हारे कहानी पे भरोसा कर ले ताकि हमें तुम पे ट्रस्ट होने लगे, और सही मौका मिलते तुम हमें धोखा देके चली जाओगी। लेकिन तुरंत ही इस बात का एहसास होता है कि कोई अपना रेडार का इस्तेमाल कर रहा है। तभी यहाँ पे रियोटा हिमिको को बोलता है कि तुम्हारी लोकेशन पता चल गई है, क्योंकि तुम लगातार हिल रही थी। तो एक काम करो, तुम हम दोनों को यहाँ पे छोड़ करके कहीं दूर चली जाओ। लेकिन तभी रियोटा डिसाइड करता है कि वो खुद भी चला जाएगा जंगल के अंदर और उस आदमी को पकड़ेगा जिसने अभी अभी रेडार का इस्तेमाल किया था। और इसके बाद रियोटा जंगल में आते ही तुरंत अपना रेडार ऑन कर देता है और लगातार इधर उधर जंगल में भाग रहा होता है ताकि जो भी व्यक्ति जंगल में छुपा हुआ हो वो उनकी बिल्डिंग की तरफ ना जाए। इसके बाद रियोटा फिर से अपना रेडार ऑन करता है और तुरंत ही उसका अपोनेंट उसके पीछे से आ जाता है। अब यहाँ पे उसका अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि हिमिको का ही वो साथी है जिसके साथ हिमिको ने पहले टीम अप किया था। फिर यहाँ पे रियोटा लगातार बच के भाग रहा होता है। फिर एक कोने में आ जाने के बाद रियोटा उसको धमकाता है कि मैं तुम्हारी तरफ बम फेंक दूंगा क्योंकि तुम नाइफ का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे रियोटा को ये बात नहीं पता थी कि इसका एक और साथी उस जंगल में छुपा हुआ है और वो साथी होता है लॉयर। और फिर दोनों मिल करके यहाँ पे रियोटा को हरा देते हैं और फिर रियोटा के सारे बम चेक करने लगते हैं। तो यहाँ पे लॉयर बोलता है कि इसके पास काफी सारे बम हैं, इसका मतलब ये है कि इसने काफी लोगों का खून किया है। लॉयर लगातार अपने साथी को बोल रहा होता है कि रियोटा की जान ले लो, लेकिन उसका साथी ऐसा नहीं करता और तभी रियोटा एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है लॉयर को और वहाँ से भागने लगता है। अब ये व्यक्ति जानबूझ के रियोटा को नहीं मारता क्योंकि वो देखना चाहता था कि रियोटा कहाँ पे जाकर के छुपेगा। अब रियोटा जैसे ही अपने हाइड आउट पे आता है तब हिमिको बताती है कि तुम दोनों जियो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मैं अपना सामान लेकर के यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी वो आदमी वहाँ पे आ जाता है और ये आदमी बताता है कि मैंने जानबूझ के रियोटा को वहाँ से जाने दिया था क्योंकि मुझे पता था कि वो अपने हाइड आउट पे जाकर के छुपेगा और मुझे ये भी बात पता थी कि वो तुम्हारे साथ ही काम कर रहा होगा मिल करके, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक शॉक इसने लॉयर को दिया था वही इलेक्ट्रिक शॉक तुमने मुझे भी दिया था। इसका मतलब यही है कि तुम दोनों मिल करके काम कर रहे हो और तुम्हारे पास इतने सारे बम है। इसका मतलब यही है कि तुमने उस मोटे आदमी की भी जान ले ली। अब चलो सारे स्टोन और बम मेरे हवाले कर दो। तभी रियोटा उठता है और इस आदमी को धमकी देने लगता है और फिर यहाँ पे रियोटा को समझ में आता है कि शायद वो गलत था इस गेम के बारे में, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए रियोटा को भी 8 स्टोन्स इकट्ठा करने पड़ेंगे और उसके लिए उसको बाकी लोगों की जान लेनी होगी। अगर वो किसी की जान नहीं लेगा तो वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाएगा। तभी टेरा बीच में आने की कोशिश करता है ताकि वो इस आदमी को रोक सके, लेकिन ये आदमी अपनी नाइफ की मदद से टेरा के फिंगर्स को काट देता है और इसके बाद ये रियोटा को भी वहाँ से धक्का दे देता है। जब रियोटा को होश आता है तो वो देखता है कि वो एक पेड़ पे लटका हुआ है। इसके बाद रियोटा फिर से अपने हाइड आउट पे वापस आता है जहाँ पे टेरा का हाथ में से खून निकल रहा है और वो देखता है कि उसके जितने भी सप्लाईज हैं वो सब गायब हैं। वो फिर हिमिको को ढूंढने लगता है, लेकिन हिमिको भी वहाँ से जा चुकी है। वो तुरंत ही देखता है कि हिमिको का फोन वहीं पे पड़ा हुआ है और वो फोटो देख लेता है जो हिमिको उससे छुपा रही थी। और फिर रियोटा सोचता है कि हिमिको वही लड़की है जो गेम में लगातार मेरे साथ खेल रही थी और मुझे उससे प्यार हो गया था। फिर यहाँ पे रियोटा चला जाता है तुरंत ही हिमिको की जान बचाने के लिए। तो टेरा बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। यहाँ पे रियोटा बोलता है कि मुझे तुम्हें छोड़ के जाना होगा, तभी जाकर के मैं हिमिको की जान बचा पाऊंगा और तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन ला पाऊंगा जिससे कि तुम्हारी ब्लीडिंग को रोका जा सके। लेकिन यहाँ पे टेरा
बेचारा फिर भी बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, लेकिन रियोटा उसकी कोई बात नहीं सुनता और चला जाता है हिमिको को बचाने के लिए। अब यहाँ पे ये दोनों हिमिको को बंदी बना लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि वो दोनों हिमिको को टॉर्चर करेंगे धीरे धीरे। और जैसे वो ऐसा करने वाले थे तुरंत ही उन्हें इस बात का एहसास होता है कि किसी ने अपने रेडार का इस्तेमाल किया है और इस आदमी को पता चल जाता है कि रूटा अभी जिंदा है। तो इसलिए वो लॉयर को बोलता है कि तुम लगातार बम फेंकते रहना अगर रूटा यहाँ पे आता है तो, और मैं कहीं पे जाकर के छुप जाऊंगा क्योंकि मेरे पास कोई भी बम नहीं है। अब यहाँ पे तुरंत ही हम देखते हैं कि लगातार बम फटने लगते हैं और इस आदमी को कोई भी अंदाजा नहीं होता कि कौन जिंदा बचा है या फिर कौन मर गया। फिर बाहर आकर के अपने साथी से पूछता है कि क्या तुमने रूटा की जान ले ली। तो ये आदमी बताता है कि अभी थोड़ी देर पहले रूटा यहाँ पे आया था, लेकिन जैसे ही मैंने उस पर बम फेंका वो गायब हो गया। ये दोनों ही अपने रेडार का इस्तेमाल करते हैं रूटा की लोकेशन पता करने के लिए, लेकिन रूटा क्योंकि एक जगह पे लगातार बैठा हुआ था तो इन दोनों को पता नहीं चल पाता कि रूटा कहाँ पे है। और इसके बाद रूटा उस रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे हिमिको को बंदी बना के रखा गया था। वो जैसे ही गेट खोलता है तुरंत ही गेट के अंदर से एक बम निकलता है और नीचे गिरने वाला था, लेकिन तुरंत ही उस बम को रोक लेता है और डीएक्टिवेट कर देता है। फिर इसके बाद वो हिमिको को छुड़ा देता है और यहाँ पे रूटा को ऐसा लग रहा होता है कि हिमिको वही लड़की है जिसे उसने गेम में पसंद किया था, लेकिन यहाँ पे हिमिको अभी भी रूटा का साथ निभाने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसलिए रूटा को ऐसा लगता है कि शायद उसने गलती कर दी हिमिको की जान बचा के। अब इसके बाद जब दोनों यहाँ से जाने लगते हैं तुरंत ही रेडार एक्टिवेट होता है और दोनों की लोकेशन पता चल जाती है। अब यहाँ पे आदमी अपने लॉयर को बोलता है कि जाओ और जा करके रूटा को मार दो। और यहाँ पे जब लॉयर और रूटा लगातार आपस में लड़ रहे होते हैं एक दूसरे पे बॉम्ब फेंकते हुए, तब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ यह आदमी जा करके हिमिको को पकड़ लेता है और फिर ये आदमी बोलता है कि मैंने अपना नाइफ गिरा दिया है और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट करूँ, और याद रखना कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी तरीके का बम लेकर के आओ। और मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मैंने ऑलरेडी 4 स्टोन कलेक्ट कर लिए हैं, अगर तुम मुझे हरा देते हो तो वो 4 स्टोन तुम्हारे हो जाएंगे। तो सोच लो तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। अब यहाँ पे रूटा छुपा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो इस आदमी की सारी बातें सुनता है उसके बाद ये तुरंत ही उस आदमी पे हमला करने के लिए चला जाता है उसी की नाइफ के जरिए। लेकिन वो आदमी तुरंत ही रूटा को पकड़ लेता है और बाद में बोलता है कि मैंने कहा था ना मुझे तुम्हारे साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट करना है, और ऊपर से तुमने मेरी ही नाइफ का इस्तेमाल किया मुझे मारने के लिए। अब यहाँ पे हिमिको भी लगातार कोशिश कर रही होती है रूटा की जान बचाने के लिए, लेकिन ये आदमी तुरंत ही हिमिको को अपने से दूर फेंक देता है। लेकिन बाद में इस आदमी को पता चलता है कि जब हिमिको इसकी बॉडी पे चढ़ गई थी तुरंत ही हिमिको ने एक बम लगा दिया था उसकी बॉडी के ऊपर, जो कि एक गैस बम था, और तुरंत ही फिर हिमिको और रूटा वहाँ से भागने लगते हैं। भागते भागते ये दोनों ऐसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तुरंत ही रूटा देखता है कि ऊपर एक छोटी सी जगह है जहाँ से हम लोग बच के निकल सकते हैं। रूटा सबसे पहले उसके ऊपर चला जाता है और बाद में हिमिको को खींचने लगता है, लेकिन तुरंत ही वो आदमी वहाँ पे आ जाता है और हिमिको का पाँव पकड़ लेता है। लेकिन वहाँ पे रूटा एक बम फेंक देता है जिसकी वजह से वो आदमी वहीं पे मर जाता है, और उसके बाद यहाँ पे रूटा ने हिमिको की जान भी बचा ली थी। अब यहाँ पे ये आदमी जो सबके ऊपर नजर रख रहा है वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि रूटा इस आदमी की जान ले पाएगा, मुझे तो लगा था वो दूसरा आदमी इस गेम को जीत पाएगा। अब इधर पे जब सभी दोस्तों ने हिमिको का साथ छोड़ दिया था और कोई भी उससे बात नहीं करता था, तब हिमिको लगातार अपने रूम में बंद रहती थी और लगातार यही गेम खेला करती थी। और उसी दौरान उसे रूटा मिला था, जहाँ पे रूटा एक बार भी उसके पास्ट के बारे में उससे नहीं पूछता और बोलता है कि मुझे पता है कि हर किसी का अपना पास्ट होता है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ हमेशा निभाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पे हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे रूटा के पास 3 और स्टोन्स आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे रूटा खुद से वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने आप को बेकाबू नहीं होने देगा, यानी कि वो दूसरों की जान नहीं लेगा। हमें एक और बात पता चलती है कि इन लोगों के ऊपर लगातार नजर रखी जा रही है क्योंकि इनके ऊपर 3D स्कैनिंग की जा रही है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि इनको लेकर के गेम बनाया जा सके और उस गेम को बेचने के बाद इनको खूब सारा प्रॉफिट हो। अब यहाँ पे लोग डिसाइड करते हैं कि लोग आज रात यहीं पे सोएंगे क्योंकि जंगल में इतनी रात को जाना इन लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। और इसके बाद दोनों अपने कपड़े बदलते हैं और फिर रूटा बोलता है कि मैं दूसरे रूम में जाकर के सो जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हिमिको बोलती है कि तुम एक ही रूम में सो सकते हो जहाँ पे मैं सोऊंगी, लेकिन बस फर्क इतना है कि तुम इस लाइन को क्रॉस नहीं करोगे। अब यहाँ पे रूटा को जब लगता है कि हिमिको सो गई है तो वो अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है। वो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम वही गेम वाली लड़की हो जिसको मैं पसंद करता हूँ, क्योंकि तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे जज नहीं किया कि मैं कैसा दिखता हूँ या मैं कहाँ रहता हूँ या फिर मैं क्या काम करता हूँ, और यही कारण है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और इसलिए मैं बिना किसी हथियार के तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आ गया था। और अपनी फीलिंग्स को बता देने के बाद रूटा सोने के लिए चला जाता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि हिमिको भी सो चुकी है, लेकिन यहाँ पे हिमिको सोती नहीं, वो बल्कि सारी बातें सुन लेती है जो रूटा ने अभी बोली थी। अब यहाँ पे हिमिको सोच रही होती है कि क्या उसे रूटा को अपना साथी अपना लेना चाहिए, क्योंकि वो हर एक लड़के को एक ही नजर से देखती है, यानी कि हर एक लड़का उसके लिए बुरा है। लेकिन हिमिको तो शुरू से यही चाहती थी कि वो एक दिन रूटा से मिले और रूटा से शादी कर ले। तो अब यहाँ पे हिमिको क्या करेगी? अब हिमिको जब ये बातें सोच रही होती है तभी हिमिको के चेहरे के ऊपर लाइट आ जाती है और उसे डरावना सा चेहरा दिखता है, जिसके बाद हिमिको चिल्लाते हुए उठती है और यहाँ पे फिर रूटा पूछता है कि क्या हो गया। तभी हिमिको बोलती है कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी को देखा जिसके हाथ में टॉर्च थी। तो यहाँ पे रूटा बोलता है कि हमें सावधान
सावधान रहना होगा, हो सकता है यहाँ पे कुछ और प्लेयर्स भी आ गए हों। ये दोनों अपने रेडार का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रेडार में कुछ भी नहीं दिखता। तुरंत ही उन दोनों का नजर इस बात पे जाता है कि सामने कुछ चमक रहा है, और यहाँ पे रूटा हिमिको को बोलता है कि मैं देख करके आता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है, तब तक तुम यहीं पे रुके रहना। रूटा जैसे ही उस जगह के अंदर आता है, वो देखता है कि वहाँ पे फूड सप्लाई पड़ा हुआ है, और ऊपर से वहाँ पे काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिससे कि उसको शक होता है कि हो सकता है ये सभी चीजें एक ट्रैप हो। और इतना सोचने के बाद रूटा वहाँ से जाने वाला था कि तुरंत ही वो अजीब सा आदमी इस पे हमला कर देता है। अब यहाँ पे रूटा बार बार बच जाता है, लेकिन आखिरी कोशिश में रूटा कैसे भी करके उसे अपने से दूर कर देता है। और फिर यहाँ पे रूटा को पता चलता है कि ये एक लड़की है और इसका एक हाथ कटा हुआ है, और यही कारण है कि ये लोग इसको रेडार से नहीं ढूंढ पा रहे थे। फिर यहाँ पे रूटा सारी बात बता देता है हिमिको को, और दोनों ही उस जगह पे आ जाते हैं। अब इस लड़की को जैसे होश आता है, वो तुरंत ही रूटा को देखते हुए चिल्लाने लगती है। तो हिमिको बोलती है कि तुम बाहर चले जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। और यहाँ पे लड़की हिमिको को बताती है कि मैं लगातार 40 साल से एक हॉस्पिटल में नर्स का काम कर रही थी, और उस हॉस्पिटल में मुझे एक डॉक्टर पसंद था, लेकिन जब वो डॉक्टर एक मुसीबत में फंस जाता है तब मैंने उसकी मदद की थी ताकि वो उस मुसीबत से निकल सके। लेकिन वो डॉक्टर जब इस आइलैंड के ऊपर आया, उसने मुझे देखा और उसने फिर मेरा एक हाथ फोड़ दिया, यानी कि मेरे ऊपर बम फेंका था ताकि मेरा चिप लेकर के वहाँ से जा सके। वो डॉक्टर तो इस आइलैंड से निकल गया, लेकिन उसका बम इतना पावरफुल नहीं था कि मैं मर जाऊं, लेकिन हाँ, मैंने अपना एक हाथ गवा दिया। और यहाँ पे ये लड़की हिमिको को बोलती है कि याद रहे, तुम्हारे पास जैसे ही 6 स्टोन आ जाएंगे तब देखना ये है कि तुम किस पे ट्रस्ट करोगी। अब यहाँ पे हिमिको रूटा को सारी बात बताती है और बोलती है कि जैसे ही हमारे पास 6 स्टोन कलेक्ट हो जाएंगे तुरंत ही एक हेलीकॉप्टर आएगा जो हमें यहाँ से ले जाएगा। और इसके बाद रूटा एक प्लान बनाता है। वो बोलता है कि जैसे ही हमारे पास 7 स्टोन कलेक्ट हो जाएंगे मैं तुरंत ही हेलीकॉप्टर को यहाँ पे आने के लिए मजबूर करूंगा, और उसके बाद हम हाईजैक कर लेंगे उस हेलीकॉप्टर को ताकि हम सब एक साथ यहाँ से निकल सके। लेकिन अभी के लिए तो हमें टेरा के पास वापस जाना होगा। अब हम देखते हैं टेरा की हालत, जो पहले से ठीक हो गई है, क्योंकि उसी डॉक्टर ने जिस डॉक्टर ने उस लड़की को धोखा दिया था वो यहाँ पे टेरा की मदद कर रहा है। अब ऐसा ही डॉक्टर इसलिए करता है ताकि वो आगे चल करके टेरा का इस्तेमाल कर सके। तभी वहाँ पे रूटा और हिमिको दोनों आ जाते हैं, और वो लोग डॉक्टर को टेरा से दूर रहने के लिए बोलते हैं। लेकिन डॉक्टर बोलता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था और मैंने देखा इसको मरते हुए, इसलिए मैंने इसकी जान बचाई। और यहाँ पे टेरा भी रियोटा को बोलता है कि हम इस आदमी पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि इसने मेरी जान बचाई है। अब यहाँ पे रियोटा बोलता है कि ठीक है, तुम हमारे टीम में शामिल हो सकते हो, लेकिन रियोटा बोलता है कि उससे पहले तुम्हें अपने बम दिखाने होंगे। अब यहाँ पे रियोटा एक बात समझ जाता है कि इस डॉक्टर के पास जिस तरीके के बम है उनको चलाने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करना होगा। इसका मतलब ये है कि ये डॉक्टर इतना बड़ा खतरा नहीं है जितना बड़ा रियोटा समझ रहा था। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर का प्लान कुछ और था। डॉक्टर को पता था कि इनके पास टोटल 6 स्टोन्स हैं, इसलिए डॉक्टर चाहता था कि ये लोग किसी भी तरीके से एक और स्टोन कलेक्ट करें और बाद में डॉक्टर इनको धोखा देकर के इनके स्टोन्स लेकर के यहाँ से चला जाएगा। तभी वो लोग देखते हैं कि फूड का सप्लाई फिर से नीचे आ रहा है, और यहाँ पे फिर रूटा बोलता है कि हमें जाना होगा फूड सप्लाई को कलेक्ट करने के लिए। जैसे ही रूटा वहाँ पे पहुँचता है तो वो लोग अपने रेडार की मदद से देखते हैं कि वहाँ पे टोटल 6 लोग हैं, लेकिन इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी रूटा बोलता है कि हमें फूड सप्लाई को कलेक्ट करना होगा। फिर ये लोग जब आगे बढ़ रहे होते हैं तो लोग की नजर जाती है रेडार पे, और इनको पता चलता है कि बाकी 2 लोग तो छुप गए हैं और बाकी 2 लोग अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं। अब भागते भागते रूटा को वो आदमी दिखता है जिसने इससे पहले ट्रैप लगाया था रूटा के लिए, लेकिन रूटा नहीं मरता बल्कि कोई और लड़की मर जाती है। अब यहाँ पे दोनों ही सूटकेस को पाना चाहते थे, लेकिन दोनों नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद अब दोनों को एक दूसरे का सामना करना होगा और दोनों ही एक दूसरे पे बम फेंकना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं हिमिको को, जिसको एक लड़की मिल जाती है, और ये लड़की भी उसी आदमी के साथ होती है, और ये लड़की तुरंत ही हिमिको को बेहोश कर देती है, और उसके बाद हिमिको के ऊपर एक बम छोड़ करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं रूटा को, जो लगातार उस आदमी से लड़ रहा है और एक रॉक के पीछे छुपा हुआ होता है। अब यहाँ पे इस डॉक्टर को सूटकेस तो मिल जाता है, लेकिन सूटकेस के अंदर अभी भी पैराशूट लगा हुआ होता है, और उस डॉक्टर को परेशानी हो रही होती है। तभी दूसरा आदमी डॉक्टर के ऊपर एक बम फेंक देता है। रूटा तुरंत ही डॉक्टर को बोलता है कि उस सूटकेस को छोड़ के वहाँ से भागो। अब डॉक्टर वहाँ से भाग तो जाता है, लेकिन भागने से पहले वो सूटकेस के ऊपर एक बम लगा देता है ताकि वो पैराशूट से अलग हो जाए। और जब ये सूटकेस नीचे गिर रहा होता है तो डॉक्टर बोलता है रूटा से कि उस सूटकेस को पकड़ लेना। रूटा तुरंत ही उस सूटकेस को पकड़ लेता है और वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हिमिको को, जो अभी भी जिंदा होती है। वो तुरंत ही लड़की के ऊपर हमला करती है और बोलती है कि पहली बात तो ये कि मेरे पास ऐसे बम है जो मैं तुरंत ही जाकर एक्टिवेट कर सकती हूँ, बल्कि तुम्हारे बमों को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, और मैं दूसरे हाथ से तुम्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दे सकती हूँ। इसका मतलब ये है कि हम दोनों की फाइट में मैं जीतने वाली हूँ। अब यहाँ पे रूटा लगातार सूटकेस को लेकर के भाग ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर फायर बम आकर के गिरने लगते हैं, और ये बम किसी और के द्वारा नहीं बल्कि एक आदमी के द्वारा गिराए जाते हैं जो कि कीरा के साथ वहाँ पे आ गया था। और यहाँ पे कीरा इस आदमी को बोलता है कि रूटा की जान अभी के अभी ले लो, लेकिन ये आदमी ऐसा करने से मना कर देता है। अब रूटा यहाँ पे आग के बीच में फंसा हुआ था कि तभी दूसरा आदमी वहाँ पे आता है, रूटा के चेहरे पे एक लात मारता है, और उसके बाद वो सूटकेस ले करके सीधा पानी में कूद जाता है क्योंकि सूटकेस में आग लग गई थी। अब यहाँ पे रूटा भी सीधा पानी के अंदर कूद जाता है क्योंकि उसकी बॉडी पे भी आग लग गई थी।
और यहाँ पे फिर कीरा अपने साथी से बोलता है कि हमें तुरंत ही किनारे के पास जाना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि वो दोनों ऊपर चढ़ के ना आ पाए। अब यहाँ पे ये लड़की लगातार हिमिको को बोल रही होती है कि मुझे पता है कि तुम ये इलेक्ट्रिक शॉक देने वाला हथियार अपने पास क्यों रखती हो, क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ पास्ट में गलत हुआ है। और इतना सुन लेने के बाद हिमिको अपने ऊपर से काबू खो बैठती है और लगातार हमला करने की कोशिश करती है इस लड़की के ऊपर, लेकिन ये लड़की तुरंत ही उसका हथियार उससे दूर करती है और बाद में हिमिको को बंदी बना लेती है। लेकिन यहाँ पे हिमिको हार नहीं मान सकती क्योंकि उसे रूटा के लिए अभी भी जीना होगा। इसलिए जब दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं तुरंत ही वहाँ पे डॉक्टर का बम आ जाता है और दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। डॉक्टर यहाँ पे हिमिको की जान नहीं बचाना चाहता था, वो तो ये चाहता था कि दोनों की दोनों वहीं पे मर जाएं। लेकिन वो जब वहाँ पे जाता है तो उसे पता चलता है कि हिमिको अभी जिंदा है और फिर वो लगातार हिमिको का हालचाल पूछने लगता है, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है कि उसे हिमिको की फिक्र है। अब यहाँ पे हिमिको समझ जाती है कि डॉक्टर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अगर हिमिको ने कुछ भी बोला तो हो सकता है डॉक्टर अभी के अभी उस पर हमला कर देगा। अब यहाँ पे रूटा लगातार किनारे के ऊपर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो तुरंत ही देखता है कि वहाँ पे कोई और भी आ रहा है, इसलिए रूटा वहीं पे छुप जाता है। अब ये आदमी तुरंत ही देखता है कि किनारे पे एक सूटकेस पड़ा है और ये आदमी उस सूटकेस को उठाने चले जाता है, लेकिन उस आदमी को नहीं पता था कि इस सूटकेस के नीचे एक बम है और ये एक ट्रैप है और इसकी वजह से इस आदमी की जान चली जाती है। और तभी दूसरा आदमी वहाँ पे आता है और उसके हाथ से इसका स्टोन निकाल करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रूटा फिर उसको धमकाता है और बोलता है कि मेरे पास एक बम है और मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा अगर तुम वहाँ से हिले तो। और फिर ये आदमी उस सूटकेस को और अपने सारे बम को वहीं पे ड्रॉप करके आगे बढ़ने लगता है। रूटा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो इस आदमी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। हो सकता है उस आदमी ने वहाँ पे कोई ट्रैप बिछा के रखा हो। रूटा इस आदमी का हाथ भी चेक करता है, क्योंकि रूटा को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है उसके पास कोई ऐसा बम हो जिसका कंट्रोल उसके हाथ में हो, लेकिन उसके हाथ में भी कुछ नहीं होता। इसके बाद रूटा चला जाता है सूटकेस के पास, लेकिन ये आदमी के हाथ में कोई रिमोट नहीं था बल्कि इसके मुंह में था और ये तुरंत ही रिमोट का बटन दबा देता है, जिसके बाद वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और इस आदमी को ऐसा लगता है कि इसने रूटा की जान ले ली है, इसलिए अपना रेडार ऑन करता है चेक करने के लिए, लेकिन रूटा अभी भी जिंदा होता है। और इन दोनों की फाइटिंग देखने के बाद इस आदमी को बहुत मजा आ रहा होता है। ये आदमी बोलता है कि दोनों के पास अभी इतने स्टोन्स कलेक्ट हो गए हैं कि अगर ये दोनों एक दूसरे की जान ले लेते हैं तो इस आइलैंड से बाहर निकल सकते हैं। अब यहाँ पे रूटा तुरंत ही और सारे बम फेंकने लगता है उस आइलैंड के ऊपर। रूटा ऐसे जानबूझ के करता है क्योंकि रूटा को ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा धुआं हो जाएगा तो उस धुएं की आड़ में वो सूटकेस को लेके वहाँ से भाग सकता है। लेकिन यह आदमी रूटा पे हमला नहीं करता, बल्कि वो तीसरे आदमी के पास चला जाता है ताकि उसके फायर बम को अपना बना सके और फिर उसके बाद वो लगातार रूटा के ऊपर फायर बम से हमला करने लगता है। और यहाँ पे रूटा के पास कोई चारा नहीं होता, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो पानी के अंदर कूद जाता है। अब यहाँ पे रूटा को छुप करके देखना होता है कि वो आदमी किस तरीके से सूटकेस को लेके जा रहा है और यहाँ पे रूटा कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ से जाने से पहले ये आदमी रूटा को उसके नाम से पुकारता है और इसके बाद रूटा सोच रहा होता है कि इस आदमी को मेरा नाम कैसे पता, और इस चीज के बारे में रूटा उस आदमी से पूछता भी है, लेकिन वो आदमी रूटा को कुछ भी नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। फिर रूटा जब किनारे के ऊपर आता है तब वो देखता है कि वहाँ पे कीरा भी है और कीरा बताता है कि मैंने तुम दोनों का फाइट देखा और देख करके मुझे मजा आ गया। मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ फिर से फाइट करूँ और मैंने अपने बम भी वापस ले लिए हैं, क्योंकि तुम इन बम का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे जब तक मैं नहीं मर जाता। अब यहाँ पे रूटा बहुत ज्यादा थक जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो देखता है कि हिमिको और डॉक्टर भी वहीं पे हैं। अब वो डॉक्टर को बोलता है कि मैं सूटकेस को नहीं बचा पाया। डॉक्टर बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन मन में ही डॉक्टर गाली दे रहा होता है रूटा को और सोचता है कि काश सूटकेस के पीछे मैं गया होता तो शायद मैंने सूटकेस को बचा लिया होता। फिर अपने हाइड आउट पे वापस आने के बाद रूटा लगातार यही सोच रहा होता है कि उस आदमी को मेरा नाम कैसे पता। लेकिन तभी रूटा को एक और बात याद आती है। उसको अपने पुराने दोस्त के बारे में एक बात याद आती है जो कि उसी की तरह दिखता था जिस आदमी से उसने अभी फाइट किया था, और उस दोस्त का नाम था ओडा। अब ओडा और रूटा बहुत ही अच्छे दोस्त थे और दोनों एक दूसरे के साथ हर बातें शेयर करते थे। तब एक दिन रूटा बताता है कि मुझे एक लड़की पसंद है, तो ओडा बोलता है कि जाकर के कन्फेस कर दो, लेकिन रूटा इसके लिए तैयार नहीं था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि जिस लड़की को वो पसंद करता है वो रो रही है और इसके पीछे का कारण ओडा है। और रूटा को एक बात ये भी पता चलती है कि ओडा और वो लड़की एक साथ सो चुके हैं, और इस बात पे रूटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लगातार ओडा को पीटने लगता है। इन दोनों की फाइट के बाद दोनों को स्कूल से निकाल दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन रूटा परमानेंटली स्कूल जाना छोड़ देता है और उसको सुनने में यह आता है कि ओडा ने खुद का एक क्लब खोल दिया है। लेकिन यहाँ पे रूटा अब ये सोच रहा होता है कि उसे एक बार अपने दोस्त से पूछना चाहिए था कि सच्चाई क्या है। और यहाँ पे रियोटा अब कंफर्म हो जाता है कि जिस आदमी से उसने आज लड़ाई की थी उसका नाम ओडा है। अब यहाँ पे डॉक्टर को इन लोगों के साथ अपना खाना बांटना पड़ता है। डॉक्टर ये बात सोचता है कि उसे कैसे भी करके इनका स्टोन लेना है और यहाँ से निकलना है, क्योंकि अगर वो इनके साथ रहा तो वो भी मारा जाएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि रूटा लगातार खाने की कोशिश कर रहा था और खिला भी रहा था अंकल टेरा को, लेकिन अंकल टेरा कुछ भी खाना नहीं खाते। तब यहाँ पे रूटा बोलता है डॉक्टर से कि क्या हो गया इन्हें। डॉक्टर बताता है कि उस छिपकली के वेनम की वजह से
इनका जो स्पीड रिकवरी है वो नहीं हो पा रहा है। फिर यहाँ पे रूटा बोलता है हिमिको को कि तुम्हें याद है ना कि जिस लड़की से हम मिले थे जिसका एक हाथ कटा हुआ था, उसके घर के अंदर काफी सारे मेडिसिन रखे हुए थे, तो मैं जाता हूँ वहाँ से मेडिसिन लेकर के आता हूँ और मैं डॉक्टर को भी अपने साथ लेके जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हिमिको को ट्रस्ट नहीं था डॉक्टर के ऊपर। उसको ऐसा लगता है कि कहीं रास्ते में डॉक्टर ने हमला कर दिया रियोटो पे तो रियोटो क्या करेगा, इसलिए हिमिको बोलती है कि मैं भी साथ में चलूंगी। और यहाँ पे ये लोग फिर से टारा को अकेले छोड़ जाते हैं। अब रास्ते में हिमिको बोलती है कि मुझे डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे रियोटो बोलता है कि हमें उस पर ट्रस्ट करना होगा क्योंकि उसने अपना खाना हमारे साथ शेयर किया है और ऊपर से उसने टारा की जान भी बचाई है। फिर जैसे ही तीनों उस जगह पे पहुंचते हैं तब यहाँ पे ये आदमी बोलता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तो ये दोनों बताते नहीं उसको लेडी के बारे में, बल्कि ये बोलते हैं कि हम दोनों यहाँ पे पहले आ चुके हैं और इस जगह के अंदर आते ही डॉक्टर को पता था कि मेडिसिन वाला सेक्शन कहाँ पे है, इसलिए तुरंत ही वो वहाँ पे जा करके मेडिसिन कलेक्ट करने लगता है। अब जैसे ही वहाँ पे रूटा आता है तो डॉक्टर बोलता है कि मैंने सुन लिया था कि हिमिको मेरे बारे में क्या बोल रही थी, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करते हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये सूटकेस को अपने पास रखो। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही हिमिको तुरंत ही चिल्लाते हुए बोलती है रूटा से कि उस सूटकेस को अपने पास मत रखना क्योंकि उस सूटकेस के अंदर बम है। लेकिन डॉक्टर फिर बोलता है कि बहुत देर हो गई है और तुरंत ही डॉक्टर उस बम का बटन दबा देता है। इसके बाद डॉक्टर हिमिको की तरफ बढ़ रहा होता है ताकि उसकी जान ले सके, लेकिन तुरंत ही वो लेडी भी वहाँ पे आ जाती है और वो तुरंत ही डॉक्टर के ऊपर हमला कर देती है। और ये डॉक्टर इस लेडी को देखते ही पहचान जाता है कि ये लेडी कौन है। अब हम देखते हैं 10 मिनट पहले का सीन जहाँ पे हिमिको उसी लेडी से मिलती है और पूछती है मेडिसिन के बारे में। तभी लेडी बताती है कि उस जगह पे केवल एंटीबायोटिक्स और पेन किलर ही बचे हैं और बाकी सारी दवाई उस जगह पे है। तभी उन दोनों का नजर जाता है डॉक्टर के ऊपर और यहाँ पे हिमिको देख लेती है कि डॉक्टर उस सूटकेस के अंदर बम रख रहा है और ये लेडी भी देख लेती है उस डॉक्टर को। और इसके बाद हिमिको जा रही होती है ताकि वो रियोटा की जान बचा सके, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। उसके बाद ये लेडी बोलती है कि मैं तुम्हारी जान बचा सकती हूँ, लेकिन अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उस डॉक्टर से और लड़ सकूं। लेकिन तभी डॉक्टर इन दोनों को बाहर बुलाता है। अभी लेडी गुस्से में आकर के बाहर तो निकल आती है, लेकिन डॉक्टर ने उस जगह पे एक बम प्लांट कर रखा था और जैसे वो लेडी बाहर आती है वो बम वहीं पे फट जाता है और उसकी वजह से उस लेडी की वहीं पे जान चली जाती है। इसके बाद ही डॉक्टर हिमिको की तरफ बढ़ रहा था उसकी जान लेने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसकी जान लेने से पहले वो हिमिको को बोलता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ स्टोन मिलकर के कलेक्ट कर सकती हो और बाद में हम दोनों यहाँ से बाहर चले जाएंगे। लेकिन हिमिको यहाँ पे डॉक्टर की कोई बात नहीं मानती और डिसाइड कर लेती है कि वो भी अपनी जान दे देगी। फिर इसके बाद डॉक्टर रूटा का बम इस्तेमाल करता है यहाँ पे हिमिको की जान लेने के लिए, लेकिन वो बम हिमिको की बॉडी से टकरा करके वापस आ जाता है, जिसके बाद डॉक्टर समझ जाता है कि रूटा अभी जिंदा है और तभी रूटा इन दोनों के सामने आता है। फिर रूटा बताता है कि जब डॉक्टर ने मेरे को सूटकेस दिया था वो तुरंत ही भागने लगा था, जिसके बाद मैं समझ गया था कि सूटकेस के अंदर जरूर बम होगा, इसलिए मैंने सूटकेस को तुरंत फेंक करके कहीं छुप गया था। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर समझ जाता है कि रूटा से तुरंत नहीं जीत सकता क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर के पास जो बम है उनको चलाने के लिए रिमोट का इस्तेमाल करना होता है, इसलिए फिर डॉक्टर वहाँ से भागने लगता है और वो लगातार कोशिश कर रहा होता है कि रूटा उसके ट्रैप में फंस जाए और तुरंत ही रूटा उस जगह पे खड़ा हो जाता है जहाँ पे डॉक्टर ने एक बम छुपा के रखा था। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर को पता नहीं होता कि रूटा ने उस बम की जगह बदल दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे डॉक्टर घायल हो जाता है और जब डॉक्टर बेहोश होता है तो रूटा बोलता है कि हमें इस डॉक्टर की जान लेनी होगी। लेकिन तभी वहाँ पे ये लेडी आ जाती है जो अभी मरी नहीं थी। वो बोलती है कि मैं इस डॉक्टर की जान अपने हाथों से लूंगी, लेकिन मरने से पहले डॉक्टर बोलता है कि मुझे माफ कर दो। अब ये लेडी जो डॉक्टर की जान लेने वाली थी और बहुत ज्यादा गुस्सा थी डॉक्टर पे, वो अब जान नहीं लेती डॉक्टर का और फिर डॉक्टर को माफ भी कर देती है। उसके बाद वो लगातार इलाज करने लगती है डॉक्टर का। फिर यहाँ पे रूटा बोलता है हिमिको से कि हमें वापस टेरा के पास जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले हम उन सभी डेड बॉडीज को चेक करेंगे जिन डेड बॉडीज के साथ मेरा सामना हो चुका है और उन सभी डेड बॉडीज के अंदर से उनका लगा हुआ स्टोन हम निकाल लेंगे। लेकिन जब वो लोग वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी भी डेड बॉडी के अंदर उनका स्टोन नहीं लगा है और यहाँ पे रूटा समझ जाता है कि सारे स्टोन टेरा के पास है क्योंकि टेरा रूटा के साथ शुरू से है। ये दोनों जैसे अपने हाइडआउट पे पहुंचते हैं और जब रूटा ऊपर चढ़ने वाला था तुरंत ही एक ट्रैकिंग बम इनकी तरफ आ रहा था और रूटा समझ जाता है कि ट्रैकिंग बम टेरा का है। तो होता यूं है कि जब टेरा यहाँ पे लगातार अकेला था तो उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी बीवी और बच्चे उसे घर बुला रहे हैं। तब यहाँ पे टेरा डिसाइड करता है कि वो इन दोनों की जान ले लेगा ताकि इनके स्टोन्स को अपना बना सके और यहाँ से निकल सके। और फिर टेरा इस हाइड आउट से निकल जाता है और ट्रैकिंग बम यहाँ पे लगा के चला जाता है। जैसे ये दोनों यहाँ पे आते हैं ट्रैकिंग बम एक्टिवेट हो जाते हैं और लगातार इन दोनों पे हमला करने लगते हैं। अब यहाँ पे रूटा लगातार हर एक ट्रैकिंग बम को नीचे गिरा रहा होता है, लेकिन उसी दौरान उसके पाँव पे चोट आ जाती है एक बम ब्लास्ट होने की वजह से। तभी हिमिको बोलती है टेरा को बाहर आने के लिए, लेकिन टेरा बाहर नहीं आता, वो कहीं पे जाके छुप जाता है। इसके बाद हम देखते हैं रूटा को जो लगातार अपने रडार का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो फिर भी टेरा को ढूंढ नहीं पाता। अब यहाँ पे रूटा को ऐसा लगता है कि ये सब उसकी गलती है क्योंकि टेरा ने लगातार बोला था कि मुझे अकेला मत छोड़ना, मुझे डर लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसे हर बार अकेला छोड़ा और यही कारण है कि आज वो हम पे हमला कर रहा है। और फिर यहाँ पे रूटा अपना खुद का बचपन याद करने लगता है कि किस तरीके से उसके फादर हमेशा काम में डूबे रहते हैं और उसको कभी टाइम नहीं देते। और फिर एक दिन जब उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है तब वो अपने फादर से नफरत करने लगता है और यहाँ पे अपने सेकंड फादर से वो इतना नफरत करने लगता है कि वो लगातार घर में कुछ ना कुछ करता रहता है। और अब जाकर के रूटा को एहसास होता है कि वो भी अपने पहले फादर की
तरह ही बन गया और उसने भी वही गलती की जो उसके फादर ने की थी, क्योंकि उसके फादर ने भी बचपन में उसे अकेला छोड़ दिया था। तो यहाँ पे रूटा ने अब यहाँ पे टेरा को अकेला छोड़ दिया। यहाँ पे हिमिको डिसाइड करती है कि उसे रूटा की जान बचानी होगी, इसलिए फिर हिमिको एक एक करके सभी बम को खुद ही पकड़ती है और डीएक्टिवेट करने लगती है। और हिमिको को ऐसा करता हुआ देख लेने के बाद रूटा समझ जाता है कि ये वही हिमिको है जिससे मैंने प्यार किया था। लेकिन यहाँ पे टेरा अपना टारगेट बदल देता है और अपने सारे बम को फेंक रहा होता है हिमिको की तरफ, लेकिन दोनों मिल करके इसके सारे बम को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पे टेरा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं ताकि उसको समझा सके और अपनी टीम में वापस बुला सके, लेकिन यहाँ पे टेरा को ऐसा लग रहा था कि अगर वो इन दोनों के कब्जे में आ गया तो ये दोनों उसकी जान ले लेंगे। फिर टेरा भागते भागते नीचे गिर जाता है। अब इसके बाद रूटा फिर यहाँ पे माफी मांगता है टेरा से और बोलता है कि अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। यहाँ पे टेरा सोचता है वापस जाने की, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है क्योंकि टेरा को यहाँ पे काफी सारी छिपकलियां घेर के खड़ी हो जाती हैं। अब यहाँ पे टेरा समझ जाता है कि वो मरने वाला है, इसलिए वो अपने बैग में से आखिरी बचा हुआ बम निकालता है और बाद में अपनी फैमिली से माफी मांगता है और उसके बाद वो अपने आप को वहीं पे खत्म कर लेता है। अब शोर सुनते ही दोनों भी वहाँ पे पहुंचते हैं और इन्हें पता चलता है कि टेरा ने अपनी जान दे दी है। और यहाँ पे रूटा लगातार अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है टेरा की मौत के लिए। और यहाँ पे वो फिर हिमिको को भी समझाता है कि टेरा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हमने लगातार टेरा को अकेला छोड़ा था, इसकी वजह से टेरा ऐसा बन गया और ये सारी मेरी गलती है। लेकिन तुरंत ही हिमिको बोलती है कि तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। टेरा के पास से मैंने 3 स्टोन्स कलेक्ट किए हैं और ऊपर से 3 स्टोन मेरे पास भी हैं, और अगर तुम मेरी जान ले लोगे तो मेरा वाला स्टोन भी तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद तुम यहाँ से निकल सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से बच के निकल भी गई तो मेरा कोई नहीं है उस दुनिया में, और ऊपर से मैं चाहूंगी कि तुम जिंदा बच के निकल जाओ। और ऊपर से तुमने मेरी कई बार जान बचाई है, तो मैं यही चाहती हूँ कि अब तुम सही सलामत यहाँ से निकल जाओ। वैसे तो मैं चाहती थी तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना, लेकिन अगर मेरे को मरना हो तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए तो मैं मर जाऊंगी, इसलिए मैं चाहूंगी कि तुम मेरी जान अभी के अभी ले लो। लेकिन रूटा ऐसा करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि हम दोनों एक साथ यहाँ पे सारे स्टोन्स कलेक्ट करेंगे और फिर हम दोनों एक साथ यहाँ से निकलेंगे। और इतना बोलने के बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब यहाँ पे रूटा कुछ और भी करना चाहता था हिमिको के साथ, लेकिन हिमिको इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि हिमिको के साथ जो चीज पास्ट में हुई है उसकी वजह से हिमिको अभी भी डर रही थी। इसलिए रूटा बोलता है कि मैं तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि हम दोनों यहाँ से जल्द बाहर निकल जाएं। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब हम देखते हैं गेम के ऑर्गेनाइजर्स को, जो लगातार हेलीकॉप्टर में बैठे जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें वापस आइलैंड पे जाना है और इन लोगों को आइलैंड पे जा करके इनका कुछ कीमती सामान वापस लेकर के आना है। लेकिन अभी के लिए तो बाकी सबको लगातार फाइट करते रहना होगा ताकि वो लोग अपने घर जा सके। और इसी के साथ ये एनिमे यहीं पे खत्म होता है। अगर इस एनिमे का कोई सेकंड सीजन आता है तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा।